नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज आपके लिए एक और ज़बरदस्त और कमाल की कहानी लेकर के आ चुका हूं। साथियों, आज की जो कहानी है वो पल पल आपको डर का एहसास कराने वाली है। तो मैं अभी आपको कह देता हूं कि कुर्सी की बेटी अच्छे से बांध लीजिए और अपने कानों में ईयरफोन्स को अच्छे से ठूंस लीजिए। कहानी थोड़ी लंबी होने वाली है, तो मैं नहीं चाहता कि आप बार बार डिस्टर्ब होकर कहानी का पूरा मज़ा ख़राब कर दें। साथियों, आज की स्टोरी मुझे मेरी एक फ्रेंड ने शेयर की है। उसका नाम है राशिका। दरअसल कुछ समय पहले मैं अपने छोटे भाई का दिल्ली की एक बीकॉम कॉलेज में एडमिशन करवाने गया था। तो दाखिले के लिए की जाने वाली प्रक्रियाओं को पूरा करने में काफ़ी समय लग रहा था और फीस में भी छूट नहीं मिल रही थी। मैं काफ़ी परेशान हो गया था। तभी मुझे मेरी एक कॉलेज फ्रेंड की याद आई जो 3 साल पहले उसी कॉलेज में पढ़ाई करने आई थी। तो मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और उससे अर्शिका के नंबर लिए। मैंने अर्शिका को फ़ोन किया और उसे पूरी बात बताई। तो उसने मुझे कहा कि वह अभी भी इसी कॉलेज में पढ़ रही है और इस बार फाइनल ईयर में है। उसने बताया कि अभी वो हॉस्टल में है और जल्द ही हमारे पास पहुंचने वाली है। 20-25 मिनट इंतजार करने के बाद अर्शिका कॉलेज में पहुंच गई और मैं मेरे भाई के साथ बैठा हुआ उसे वेटिंग एरिया में ही मिल गया। हम 3 साल बाद मिल रहे थे तो वो भी काफी उत्साहित थी। थोड़ी देर मैंने उससे बातचीत की और पूरा माजरा बताया कि कॉलेज वाले फीस में छूट देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, 3 साल में यहाँ के स्टाफ के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन हो गए हैं। वो सभी मुझे अच्छे से जानते हैं। अभी मैं जाकर उनसे बात करती हूँ। मुझे और मेरे छोटे भाई को अर्शिका डायरेक्ट प्रोफेसर के ऑफिस में ले गई। अर्शिका ने उनसे बात की और उन्होंने हमें फीस में 30% की छूट दे दी। फिर किसी स्टाफ मेंबर को फ़ोन किया और एक लड़का ऑफिस में पहुंचा। वो लड़का हमें अपने साथ ले गया और अगले आधे घंटे में दाखिले की सभी प्रक्रियाओं को पूरा करवा दिया। कॉलेज से फ्री होने के बाद हम एक कैंटीन में पहुंचे। मैंने अर्शिका को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। ऐसे ही बातें करते करते अर्शिका ने मुझसे पूछ लिया कि तुम आजकल क्या करते हो। तो मैंने बता दिया कि आजकल मैं लोगों को हॉरर हादसों के बारे में जानकारियां देता हूं, लोगों की आपबीती घटनाएं उनको सुनाता हूं। तो अर्शिका ने मुझे बताया कि उसके पास भी एक बहुत ही खतरनाक और डरावनी स्टोरी है जो उसके एक कजीन के साथ घटी है। उसका कजीन चेन्नई में पढ़ाई कर रहा है और वहीं पर उसके साथ यह बहुत भयानक हादसा हुआ है। तो साथियों, स्टोरी को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं कहूँगा कि अगर अब तक कि आप मिस्टर एक्स की लॉयल फैमिली नहीं बने हैं तो इस रिश्ते को दिल से मजबूत कीजिए और जो भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दे। तो चलिए अब आज की स्टोरी हम अर्शिका के पर्सपेक्टिव से ही सुनते हैं। हाय दोस्तों, मैं अर्शिका। मेरा हाल ही में ग्रेजुएशन पूरा हुआ है और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इधर मेरा ग्रेजुएशन हुआ है और उधर मेरी बड़ी बहन की शादी हो रही है। घर पर सब बहुत खुश हैं। मेहमानों का आना लगा हुआ है काफ़ी समय बाद में और मेरे कजिन्स इकट्ठा होने वाले हैं। आज शाम संगीत का फंक्शन है। सभी रिश्तेदार दोस्त आ चुके हैं। मेरा सबसे अच्छा कजिन ईशान भी आ चुका है। महफिल भी सजने लगी है। आज ईशान से बहुत समय बाद मिल रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ईशान कुछ बदला बदला सा लग रहा है। वैसे तो वो बहुत फ्रेंडली है और अच्छा भी, हर किसी से एकदम घुल मिल जाता है, लेकिन इस बार वो बहुत गुमसुम सा लग रहा है। पहले तो मैंने सोचा हो सकता है कि इतने समय बाद मिल रहे हैं तो कुछ बदलाव तो आते ही हैं। फिर हम तो 4 साल बाद मिल रहे हैं। 4 साल पहले एक कजिन की शादी में मिले थे और आज मिल रहे हैं। काफ़ी देर से मैं उसे देख रही थी और उसका यूं चुप रहना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हिम्मत करके मैं ईशान के पास गई और उसे बोला, हेलो ईशान, कैसे हो? ईशान बोला, ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैंने कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रहे, यूं गुमसुम खड़े हो। आखिर क्या बात है? मैंने उसके गुमसुम होने की वजह जाननी चाहिए। ईशान बोला, नहीं तो कोई बात नहीं है। मैंने उसे चिढ़ाते हुए बोला, अच्छा बहुत बड़े हो गए हो और समझदार भी, अब हमसे कहाँ बोलोगे? ईशान बोला,
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ऐसे चुप क्यों खड़े हो? एंजॉय क्यों नहीं कर रहे? कुछ नहीं अर्शिका, बस सफर की थकान है और कुछ नहीं। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई बात है? शायद तुम मुझे बताना नहीं चाहते। मेरे बहुत बार पूछने पर ईशान ने अपना मुंह खोला और बताना शुरू किया। ईशान ने कहा, ये पिछले 4 साल कैसे बीते हैं, बस मैं ही जानता हूं कि मुझ पर क्या बीती है। फिर उसने अपनी आप बीती बताना शुरू की। मैं तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। मुझे कोई भी ऑटो या रिक्शा नहीं मिल रहा था। मुझे डर था कि कहीं मेरी बस निकल ना जाए, क्योंकि मुझे सही समय पर चेन्नई पहुंचना था। आज मेरी फीस जमा करने का आखिरी दिन था कि तभी मुझे 2 लोग बाइक पर आते हुए दिखाई दिए। मैंने हाथ हिलाकर उनसे मदद मांगनी चाहिए। तभी वे रुके और मैंने उनसे कहा, कृपया मेरी मदद कर दीजिए, मुझे बस स्टैंड तक जाना है, वरना मेरी बस निकल जाएगी। प्लीज मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दीजिए। और यह कहते हुए मैं उनकी बाइक पर जबरदस्ती बैठ गया। उन्होंने भी मुझसे कोई सवाल नहीं किया। शायद वे लोग भी उसी तरफ जा रहे थे। कुछ ही देर में उन्होंने मुझे बस स्टैंड पर उतार दिया। उसमें पीछे बैठा हुआ एक नौजवान लड़का मेरी उम्र का था। वो भी बाइक से उतरा और मेरे साथ बस स्टैंड पर आकर खड़ा हो गया। मैंने उससे बात करनी चाहिए और उससे पूछा, भाई क्या आप भी कहीं जा रहे हैं? मेरे प्रश्न पूछने पर उसने उत्तर दिया, हाँ भाई, मैं चेन्नई जा रहा हूं, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। आज मेरी फीस जमा करने का आखिरी दिन है। मैं भी उत्सुकता से बोला, अरे वाह, व्हाट इज कोइंसिडेंस, मैं भी उसी कॉलेज में जा रहा हूं अपनी फीस जमा करने के लिए। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने भी उसे अपना नाम हंसकर बता दिया कि मेरा नाम ईशान है। मैंने भी उससे उसका नाम पूछा। उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, कार्तिक। मैंने खुशी जताते हुए कहा, चलो चेन्नई का सफर थोड़ा मजेदार हो जाएगा, कोई साथ का बंदा मिल गया। थोड़ी देर में बस हमारे सामने आ गई और हम बिना देरी किए उसमें चढ़ गए। 2 खाली सीटें देखकर हम उन खाली सीटों पर बैठ गए। 5 मिनट बाद ही हमारी बस चलने लगी और कुछ ही घंटों में हम चेन्नई पहुंच गए। हमने वहां से ऑटो किया और सीधे अपने कॉलेज गए। जब हम कॉलेज पहुंचे तो हमने देखा कि वहां बहुत भीड़ हो रही थी, मानो जैसे मेला लग रहा हो। मेरी फीस जमा करने का नंबर तो शाम तक ही आ पाया। कार्तिक भी मेरे साथ ही था। फीस जमा करके हम हॉस्टल की तरफ चले गए। हॉस्टल पहुंचकर हम वार्डन से मिले और उसने हमें हमारे कमरे बताए। मेरा कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था और कार्तिक का 2nd फ्लोर पर। एक दूसरे को बाय किया और अपने कमरों की तरफ चल दिए। जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंचा, वहां एक लड़का और था जो मेरा रूममेट बनने वाला था। मैं अपना सामान कमरे में सेट करने लगा। वहां मेरी पहचान अर्नव नाम के लड़के से हुई, जो मेरा क्लासमेट भी था। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। अर्नव ने जाकर देखा तो वो कार्तिक था। वो मेरे पास आया और बोला, चलो नीचे चलते हैं खाना खाने के लिए। हम सभी ने खाना खाया और फिर वापस अपने कमरों में आ गए। सफर की थकावट की वजह से मुझे जल्दी ही नींद आ गई। अगले दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो 8 बज चुके थे। मैं झट से उठा और क्लास के लिए तैयार होने लगा, क्योंकि मेरी क्लास 9 बजे की थी। तैयार होकर मैं कार्तिक से मिलने गया और उसके साथ ही कॉलेज के लिए निकल गया। हमारा हॉस्टल कॉलेज के पास ही था, तो हमें कॉलेज पहुंचने में लगभग 10 मिनट लगे। जैसे ही मैं क्लास में गया, मैं एक लड़की से टकरा गया। टकराने की वजह से उसकी बुक्स जमीन पर गिर गई थी। मैं उसकी हेल्प करते हुए बोला, मुझे माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। हल्की सी मुस्कान के साथ वो बोली, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं भी मुस्कुरा दिया और उससे उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम आरोही बताया। मैं, कार्तिक और अर्नव, हम तीनों एक ही क्लास में थे। हम अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए। आरोही हमारे पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। क्लास खत्म होते ही हम सीधे कैंटीन गए। तभी एक घुंघराले बालों वाली लड़की आई और आरोही उसके साथ चली गई। हम लोग भी कैंटीन से दूसरी क्लास के लिए चले गए। आरोही उस लड़की से बातें करते हुए जा ही रही थी कि उसकी नज़र एक क्लास पर जाकर रुक गई। जब वह उस क्लास के पास गई तो उसने देखा कि वह केमिस्ट्री लैब है। लैब के दरवाजे पर बहुत धूल जमी हुई थी, जैसे मानो सालों से बंद हो।
और उस लैब के दरवाजे पर नो एंट्री लिखा था। आरोही ने अपने साथ वाली लड़की से पूछा, जोया, ये लैब बंद क्यों है? जोया ने आरोही के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बोला, पता नहीं आरोही, बस मैंने तो इतना सुना है कि इस लैब में किसी लड़की की मौत हो गई थी। यहाँ के स्टूडेंट्स ने अजीबोगरीब चीजें महसूस की, तभी से यह लैब बंद है, ताकि बच्चों के दिलों में डर ना पैदा हो जाए। आरोही ने उत्सुकता से जोया से पूछा, क्यों ना हम इस लैब के अंदर जाकर देखें? जोया झट से मना करते हुए बोली, आरोही, तुम पागल हो गई हो क्या? चलो, हम क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। जोया आरोही का हाथ पकड़कर जबरदस्ती ले गई। आरोही एक नटखट लड़की थी जो बेफिक्र होकर मस्ती के साथ पढ़ाई किया करती थी। उसे हर चीज जानने की जिज्ञासा रहती थी, इसी कारण वह बहुत बुद्धिमान भी थी। हमारी कॉलेज की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। हम 5 लोगों का ग्रुप बन गया था। हमारी बॉन्डिंग भी काफी अच्छी हो गई थी। क्लास में भी साथ, कैंटीन में भी साथ, हर जगह साथ ही रहते थे। मैं धीरे धीरे आरोही को पसंद करने लगा था। उसकी हरकतें ही ऐसी थी कि कोई उसे कैसे ना पसंद करता। उसकी चंचलता मेरे मन को भा गई थी। वो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, वही हो गया था मुझे। एक दिन जोया की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से वह कॉलेज नहीं आ पाई और आरोही को अकेले ही आना पड़ा। क्लास खत्म होते ही हम लोग कैंटीन के लिए जा ही रहे थे कि आरोही ने बोला, मुझे कुछ काम है, तुम लोग कैंटीन जाओ, मैं बाद में आती हूँ। इतना कहते ही वो वहां से चली गई। आरोही की नजर फिर उस लैब पर पड़ी। इस बार उसके चंचल मन से रहा नहीं गया। वह इधर उधर देखती है, उसके आसपास कोई नहीं होता और जोया के साथ ना होने का फायदा उठाते हुए वो उस लैब के अंदर चली गई। अंदर जाते ही वो चौंक जाती है। उसने देखा कि पूरी लैब धूल की चादर के नीचे दबी हुई है। हर तरफ मकड़ी के जाले हैं, मानो जैसे मकड़ी के जालों ने उस लैब को अपना घर बना लिया हो। केमिकल्स की बोतल, उपकरणों पर धूल जमी हुई थी। वो वहां की चीजों को छूकर देखने लगती है कि अचानक से उसके ऊपर एक बड़ी मकड़ी गिरती है, जिसकी वजह से वो डर जाती है। तभी उसे महसूस होता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। वो पीछे मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता। वो सभी चीजों को बड़े ध्यान से देखती है और कुछ ही देर बाद वह वहां से चली जाती है। कॉलेज खत्म होने के बाद वो हॉस्टल वापस आ जाती है। कुछ ही देर में रात हो जाती है। वो अपने कमरे में सो रही होती है। रात के करीब 1 बजे उसकी आंख खुलती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसकी चादर खींच रहा हो। वो जोया की तरफ देखती है, लेकिन जोया उस वक्त सो रही होती है। तभी उसे कमरे के दरवाजे पर एक परछाई दिखाई देती है। उसे लगता है जैसे बाहर कोई हो। वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है और कॉरिडोर में देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो वापस लौटकर बेड की तरफ आ जाती है। वो पानी पीने के लिए जाती है। जैसे ही पानी का गिलास उठाकर पीने लगती है, अचानक से वह पानी खून में बदल जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और उसके हाथ से ग्लास छूटकर नीचे गिर जाता है। गिलास के टूटने की वजह से जोया की नींद टूट जाती है। नींद हालत में ही वो पूछती है, क्या हुआ आरोही? आरोही बहुत घबराई हुई होती है और झट से जोया के पास आकर गिलास की तरफ इशारा करती है। जोया आरोही को इस हालत में देखकर चौंक जाती है और उठकर टूटे हुए गिलास की तरफ देखती है और बोलती है, ओफो, तुम नींद में पानी पी रही थी क्या, जो ग्लास तोड़ दिया? जब आरोही मुड़कर देखती है तो वहां सिर्फ पानी ही पड़ा होता है। आरोही आश्चर्यचकित हो जाती है और घबराते हुए बोलती है, जोया, अभी वहां खून था। जोया मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे तू नींद में है, चल सो जा जाकर। आरोही को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन वह अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। अगले दिन कॉलेज में भी आरोही खोई खोई सी होती है। ये देखकर मैं पूछता हूँ, क्या हुआ? आरोही आज बड़ी शांत हो। आरोही मेरी किसी बात का जवाब नहीं देती। ये देखकर मैं आरोही का हाथ हिलाते हुए बोलता हूँ, क्या आरोही कहाँ खोई हुई हो? आरोही होश में आते हुए बोलती है, नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने कहा, चलो तो फिर क्लास में चलते हैं। क्लास में भी आरोही शांत होती है। तभी आरोही की नज़र क्लास की खिड़की पर पड़ती है। वो देखती है कि खिड़की पर कोई खड़ा है। उसे देखकर आरोही डर जाती है। आरोही जोया को दिखाने वाली होती है,
लेकिन तब तक वो साया वहां से गायब हो जाता है। यह देखकर आरोही बहुत परेशान हो जाती है। क्लास खत्म होते ही जैसे ही आरोही बाहर जा रही होती है, उसकी नज़र उसी केमिस्ट्री लैब पर पड़ती है। वो देखती है कि इस बार केमिस्ट्री लैब का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ है। आरोही केमिस्ट्री लैब के अंदर जाती है और देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। लैब अंदर से बिल्कुल नई थी। वह चारों तरफ देखती है, सारा सामान अपनी जगह पर है, वो भी बिल्कुल साफ। बिना देरी किए आरोही भागकर सीधे जोया के पास जाती है और जोया को लैब में लेकर आती है। इस बार लैब का दरवाज़ा बंद होता है। आरोही हैरान होते हुए जोया से बोलती है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अभी जब मैं आई थी तो लैब का दरवाज़ा खुला हुआ था। आरोही खिड़की से झांक कर देखती है तो लैब पहले की तरह होती है। ये देखकर आरोही को बहुत हैरत होती है और वह जोया को बताती है, सच जोया, अभी लैब का दरवाज़ा खुला हुआ था और जब मैं अंदर गई थी तो लैब अंदर से बिल्कुल साफ थी, मानो जैसे नई हो। जोया आरोही की बात पर बोलती है, तुम अंदर कैसे जा सकती हो? दरवाज़ा तो बंद है। तुम्हें वहम हुआ होगा। तुम इस लैब के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। आरोही बोली, नहीं जोया, मैं सच में अंदर गई थी। जोया ने आरोही से कहा, ज़्यादा मत सोचो, चलो क्लास का टाइम हो रहा है। आरोही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह उसके साथ क्या हो रहा है। आरोही कुछ नहीं बोलती और जोया के साथ चुपचाप चली जाती है। कॉलेज खत्म होकर वो लोग हॉस्टल चले जाते हैं। रात में भी आरोही उन सब चीज़ों के बारे में ही सोच रही थी जो उसके साथ कॉलेज में हुआ। कुछ ही देर में आरोही को नींद आ जाती है। आरोही केमिस्ट्री लैब जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ एक लड़की है जो कुछ कर रही है। ये देखकर आरोही उसको आवाज़ लगाती है, हेलो, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन वह लड़की उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। जैसे ही आरोही उसके थोड़ा और पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है तो वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है। आरोही उसे देखकर हैरान हो जाती है और डर जाती है। उस लड़की का चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ था और मांस साफ दिख रहा था। वह बहुत भयानक लग रही थी। उसे देखकर आरोही की चीख निकल जाती है। आरोही की चीख सुनकर जोया की नींद खुल जाती है। जोया आरोही के पास जाकर कहती है, आरोही क्या हुआ? आरोही उठकर अपने चारों तरफ देखती है कि वह तो अपने रूम में है और उसको बहुत पसीना आ रहा होता है। जोया उसको पानी देती है और उससे पूछती है, क्या हुआ? तुम चीखी क्यों? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? आरोही घबराते हुए बोली, हाँ, मैंने केमिस्ट्री लैब में एक बहुत भयानक लड़की देखी। जोया ने आरोही से पूछा, कौन सी लैब? वही जो बंद पड़ी रहती है। आरोही ने कहा, हाँ। जोया गुस्से में बोली, तू पागल हो गई है क्या? जब देखो लैब 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 करती रहती है। कुछ नहीं, बस तू उस लैब के बारे में ज्यादा सोच रही है, इसलिए तुझे उल्टे सीधे सपने आ रहे हैं। अगले दिन जोया मुझे कार्तिक और अर्नव को आरोही के बारे में बताती हैं कि जब से आरोही ने उस पुरानी बंद पड़ी लैब को देखा है, तब से ही वह बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। आरोही अपने साथ हो रही घटनाओं से परेशान हो जाती है। फिर एक दिन वह अकेले ही केमिस्ट्री लैब में जाकर उस राज्य का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस लैब में ऐसा है क्या जो मुझे परेशान कर रहा है और इस लैब को लेकर मुझे रातों को डरावने सपने क्यों आते हैं। बार बार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हर समय कोई मेरे साथ है, कोई मुझ पर निगाह रख रहा है। कॉलेज खत्म होने के बाद आरोही अपने कुछ सीनियर स्टूडेंट से मिलती है जो उसकी पढ़ाई में भी मदद किया करते थे। आरोही अपने सीनियर स्टूडेंट रोहित को कॉलेज से बाहर जाते हुए रोकती है। रोहित भैया सुनो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रोहित रुककर पूछता है, हाँ क्या हुआ आरोही? आज फिर कोई प्रॉब्लम आई है? आरोही रोहित से मिन्नत करते हुए बोलती है, हाँ भैया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या आप मुझसे थोड़ी देर अकेले में बात कर सकते हो? रोहित आरोही से पूछता है, हाँ बताओ, क्या परेशानी है? आरोही बोलती है, आप तो इस कॉलेज में काफी टाइम से है, तो आप उस पुरानी बंद पड़ी केमिस्ट्री लैब के बारे में जरूर जानते होंगे। रोहित ने पूछा, लेकिन तुम्हें उस लैब का क्या करना है? तुम क्यों पूछ रही हो उसके बारे में?
आरोही हड़बड़ाते हुए कहती है, कुछ नहीं भैया, बस कुछ स्टूडेंट्स को उस लैब के बारे में बात करते हुए सुना था, इसलिए पूछ रही हूं। रोहित कहता है, यार ज्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो बच्चे यहां पर बातें करते हैं मैं बस वही बता सकता हूं। यहां काफी समय पहले केमिस्ट्री लैब में आग लग गई थी और उसमें किसी बच्चे की मौत हो गई थी, और उस बच्चे की मौत के बाद इस लैब में अजीब अजीब हरकतें होने लगी, इसलिए लैब को बंद करना पड़ा। तब से इस लैब में कोई आता जाता नहीं है। तुम भी उस लैब के आसपास भी मत जाना। आरोही उन सब बातों को सोचते सोचते सो जाती है। तभी आरोही को यह महसूस होता है जैसे किसी ने उसके हाथ पर कोई गर्म चीज रख दी हो, जिस वजह से उसका हाथ जल गया हो। आरोही झट से उठती है और देखती है तो सच में उसका हाथ जला हुआ होता है। वह यह देखकर डर जाती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वह जोया को उठाने ही वाली होती है, तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है। दरवाजे के नीचे झिड़ी में से धुआं अंदर आ रहा होता है। आरोही झट से उठकर दरवाजे की तरफ भागती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, धुआं एकदम गायब हो जाता है। तभी एकदम वो अपना हाथ देखती है। हाथ पर जले का नामो निशान नहीं होता। ये देखकर वह परेशान हो जाती है। क्या हो रहा है मेरे साथ? आरोही मन में सोचती है कि उसे अचानक अपनी बाईं ओर एक लड़की दिखाई देती है, जिसकी पीठ आरोही की तरफ होती है। आरोही उस लड़की को आवाज लगाती है, लेकिन वह लड़की उसकी बात नहीं सुनती और तेज तेज कदमों के साथ आगे बढ़ने लगती है। आरोही उसके पीछे तेज तेज चलती है, लेकिन उस लड़की की रफ्तार और तेज हो जाती है। आरोही भी उसके पीछे पीछे भागती है। उस लड़की का पीछा करते करते आरोही को यह एहसास ही नहीं होता कि वह कब अपने हॉस्टल से कॉलेज में आ गई। अचानक से वह लड़की आरोही की आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। आरोही उस लड़की को इधर उधर देखने लगती है। आरोही ढूंढते हुए बोलती है, कहाँ चली गई वह लड़की? अभी तो मेरे आंखों के सामने ही थी। तभी आरोही को यह एहसास होता है कि वह हॉस्टल में नहीं बल्कि कॉलेज में है। आरोही के कदम झट से रुक जाते हैं। आरोही हैरान हो जाती है कि वह लड़की का पीछा करते करते कॉलेज तक आ गई। तभी आरोही को वह लड़की फिर दिखाई देती है। वह लड़की केमिस्ट्री लैब के अंदर जा रही होती है। आरोही भी बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे चल देती है। जैसे ही आरोही केमिस्ट्री लैब के अंदर पहुंचती है, लैब का दरवाजा धड़ से बंद हो जाता है। आरोही दरवाजे की तरफ पीछे मुड़कर देखती है। वह दरवाजे की तरफ भागती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी आरोही को यह महसूस होता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। आरोही पीछे मुड़कर देखती है। आरोही की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वह पसीने से तर हो जाती है। आरोही दरवाजे से एकदम चिपक जाती है। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, जिसका चेहरा पूरी तरह से झुलसा हुआ था। उस लड़की के जख्मों से पीले रंग का पदार्थ निकल रहा था, जिस वजह से उस लड़की का चेहरा डरावने के साथ साथ गंदा भी लग रहा था। इतने में ही आरोही बेहोश हो जाती है। सुबह होती है। जोया जैसे ही उठती हैं, वह देखती हैं कि आरोही रूम में नहीं है। जोया मन में सोचती है, इतनी सुबह सुबह आरोही कहाँ चली गई? शायद बाथरूम में होगी। जोया बाथरूम चेक करती है, लेकिन आरोही वहां भी नहीं होती। ऐसे बिना बताए आरोही कहाँ चली गई? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं वह कॉलेज निकल गई हो। जोया कॉलेज में भी चेक करती है, लेकिन आरोही वहां भी कहीं नहीं मिलती। फिर जोया मेरे से भी पूछती है, ईशान तुमने जोया को देखा? मैंने कहा, नहीं तो मैंने तो नहीं देखा। जोया चिंता करते हुए बोलती है, पता नहीं कहाँ चली गई है यह लड़की। मैं जोया से पूछता हूँ, क्या हुआ जोया कहाँ गई है? परेशान होते हुए जोया बोलती है, पता नहीं यार, सुबह से ढूंढ रही हूं उसे, पता नहीं बिना बताए कहाँ चली गई। रिसेस की बेल लगते ही जोया अपना असाइनमेंट जमा करने स्टाफ रूम की तरफ जा रही होती है कि उसे वहीं बंद पड़ी केमिस्ट्री लैब दिखती है, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। तभी उसकी नजर सामने की ओर बढ़ती है, जहां से मैं भी जोया की ओर आ रहा था। मेरे को आता देख जोया की हिम्मत कुछ बढ़ती है और हम दोनों उस केमिस्ट्री लैब के अंदर जाते हैं, जो अंदर से पूरी अंधेरे से भरी थी। उस कमरे में शायद लाइट सिस्टम भी नहीं था।
उस कमरे में मकड़ी के जाले, धूल और गंदगी और कुछ पुराने केमिस्ट्री लैब के उपकरण रखे हुए थे। हम अंदर की ओर जाते हैं। दोनों डरते हुए आगे बढ़ते हैं। अंधेरा होने की वजह से जोया का पैर किस चीज से टकराता है और वह झुककर नीचे देखती है तो हैरान रह जाती है। वहां आरोही जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके मुंह से चीख निकलने वाली थी कि वह खुद ही अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और मेरे को जमीन की ओर इशारा करती है। मैं आरोही को इस तरह देखकर घबरा जाता हूं और अब हम दोनों को समझ नहीं आता कि अब क्या करें। उसी समय स्पोर्ट्स टीचर जितेंद्र भी वहां से गुजर रहे थे कि उन्होंने केमिस्ट्री लैब का दरवाजा खुला पाया तो वह अंदर आने लगे। उनकी आहट सुनकर जोया और मैं घबरा गए। जितेंद्र सर ने पूछा, तुम दोनों यहां? सर, घबराते हुए जोया कह रही थी। तभी मैं जोया का हाथ पकड़कर खुद सारी बातें बताने लगता हूं कि हमने किस तरह आरोही को बेहोश पड़ा देखा। जितेंद्र सर हम दोनों पर यकीन करके हमें वहां से जाने के लिए कहते हैं। चलो तुम दोनों क्लास में जाओ, आरोही को मैं लेकर आता हूं। जोया बोली, नहीं सर, मैं आपके साथ ही चलूंगी। जितेंद्र सर और मैं आरोही को उठाते हुए स्टाफ रूम में ले गए। वहां बैठे सभी टीचर्स घबरा गए कि इसे क्या हुआ है। आरोही को उठाकर एक बेंच पर रख के उसके मुंह पर पानी छिड़का गया, लेकिन वह होश में नहीं आई। उसी समय प्रिंसिपल भी वहां आ गए। उन्होंने आरोही को अस्पताल में एडमिट कराने का फैसला किया और आरोही के माता पिता को भी खबर कर दी। दूसरी ओर कॉलेज भी खत्म हो चुका था, इसीलिए मैं अर्नव और जोया हॉस्टल से अनुमति लेकर आरोही को देखने अस्पताल गए। अस्पताल में आरोही आईसीयू वार्ड में भर्ती थी। वह अभी भी होश में नहीं आई थी। आरोही की मां लगातार रोए जा रही थी। डॉक्टर अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर आरोही को हुआ क्या है। उसकी कुछ टेस्ट कराए गए थे जिनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। आरोही के माता पिता से थोड़ी देर बात करने के बाद हम तीनों दोस्त वापस हॉस्टल चले जाते हैं। रात को वार्ड बॉय की ड्यूटी चेंज होती है। डॉक्टर आरोही के माता पिता से कहता है कि अभी उसकी हालत हम समझ नहीं पाए हैं, कल कुछ और टेस्ट कराएंगे, उसके बाद ही कुछ बता सकते हैं, आपको चिंता मत करिए। थोड़ी देर में दूसरा पार्ट बॉय आएगा, तब तक आप मेरी लिखी हुई इंजेक्शन ले आइए, वह वार्ड बॉय आकर लगा देगा। डॉक्टर के ऐसा कहने पर आरोही के पिता हाँ में गर्दन हिला देते हैं और इंजेक्शन लेने मेडिकल पर चले जाते हैं। जोया से हॉस्टल की दूसरी लड़कियां आरोही के बारे में पूछते हैं कि उसे अचानक क्या हो गया। तुम तो हमेशा उसके साथ रहती थी, तो फिर तुम्हें क्यों नहीं पता? लोगों के इस तरह के सवाल से उसे परेशानी हो रही थी। उसे कहीं ना कहीं डर था कि आरोही की इस हालत का जिम्मेदार कहीं उसे न ठहराया जाए, क्योंकि आरोही उस केमिस्ट्री लैब की तरफ बहुत आकर्षक थी। यह बात जोया अच्छे से जानती थी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। आरोही ऐसी ही लड़की थी जो उसके मन में आ जाए फिर वह करके ही रहती थी, और उसने किया भी वही। उसने किसी की एक न सुनी और उस केमिस्ट्री लैब का राज पता करने लगी। मैं भी आरोही को लेकर बेहद परेशान था। मैं कहीं ना कहीं आरोही को पसंद करता था और उसकी हालत देखकर मुझे भी दुख हो रहा था। उस दिन कॉलेज में तरह तरह की बातें हुई। किसी ने कहा आरोही की यह हालत किसी बच्चे ने की है, तो किसी ने कहा कि केमिस्ट्री लैब के रहस्य ने। आरोही के पिताजी इंजेक्शन लेकर आ चुके थे और तभी दूसरा वार्ड बॉय आकाश वहां आ चुका था। जैसे ही उसने ऐसी के कमरे में प्रवेश किया, उसे एक अजीब अनुभव हुआ, एक ऐसा अनुभव जिसे वह सबके सामने बयान नहीं कर सकता था। उसे एक अदृश्य शक्ति का आभास हुआ था, लेकिन क्या थी वह शक्ति? आकाश बहुत ही धार्मिक लड़का था। वह वार्ड बॉय के वेश में कम और एक साधु की वेश में अधिक रहता था। उसने आरोही को इंजेक्शन लगाए और उसकी हालत का जायजा लिया। सब कुछ फिलहाल ठीक ही था। आकाश वहां बैठे बैठे कुछ मंत्र बोल रहा था, जिससे उसे ऐसा और भी अधिक लगने लगा कि यहां हमारे अलावा भी कोई है। लेकिन क्या? वह इसी सोच में डूबा था कि आरोही के पिताजी ने आकाश से कहा कि मैं आरोही की मां को अंदर भेजता हूं, मुझे मेरी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं थोड़ी देर बाहर होकर आता हूं। आकाश ने कहा कोई बात नहीं सर, आप चले जाइए और आप मैडम को भी लेकर चले जाइए, मैं यहां संभाल लूंगा।
लेकिन आरोही की मां कमरे में आकर बैठ जाती है। वह आकाश को इस तरह से किसी मंत्र का जाप करते हुए बहुत अजीब महसूस करती है कि कैसा आदमी है। अस्पताल में इस तरह की हरकतें कौन करता है। आरोही की मां उसे घूर घूर कर देखने लगती है। उसने कहा, ऐसे क्या देख रही हैं माताजी? मैं सिर्फ भगवान शिव को याद कर रहा हूं। आप इस बात में विश्वास तो रखती होंगी कि हमें दवा के साथ दुआ की जरूरत होती है, इसलिए मैं भी वही कर रहा हूं। यदि हम किसी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कर सकते तो दुआ तो कर ही सकते हैं। आकाश ने यह बात बड़े ही आकर्षक तरीके के साथ बोली। उसकी यह बात सुनकर आरोही की मां भी सोच में पड़ गई कि सच में साइंस कितना भी आगे बढ़ जाए, दवाइयां कितनी भी आ जाएं, लेकिन बिना भगवान की मर्जी के कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी देर में वहां एक नर्स आती है और आकाश को बुलाकर दूसरे केबिन में ले जाती है। आकाश को गए हुए 15-20 मिनट हो चुके थे। अचानक आरोही जोर जोर से सांस लेने लगती है। ये सब देखकर आरोही की मां घबरा जाती है। वह कमरे से बाहर झांक कर देखती है कि आरोही के पिता कहाँ हैं। ना ही तो उसे आरोही के पिता दिखते हैं और ना ही आकाश। उसकी मां आवाज लगाती है, लेकिन कोई नहीं आता। आरोही की सांसें अब तेज हो चली थीं। वह लगभग अपने बेड से ऊपर की ओर उठने लगी थी। आरोही के मां आरोही के दोनों हाथ पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन आरोही में इतनी जान आ गई थी कि बहुत ही शक्ति के साथ उछल रही थी, जिससे उसके हाथ में लगी मशीन और मुंह नाक में लगी हुई नलियां निकल चुकी थी। यह सब नजारा देख आरोही की मां बहुत बुरी तरह घबरा गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। आरोही के पास रुके या नीचे जाकर उसके पिताजी को बुलाकर लाए। आरोही की मां भगवान को याद कर रही थी और कमरे में ही वार्ड बॉय को आवाज लगा रही थी। तभी आकाश भागता हुआ कमरे में आया और आरोही को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, आरोही अपने साथ सब कुछ छोड़कर ऊपर हवा में लटक रही थी। इस तरह अपनी बेटी के साथ होता देख उसकी मां बेहोश हो गई और उसी समय आरोही के पिता भी वहां आ गए। उनकी आंखें भी भौचक्का रह गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? आकाश ने अपने मन में कहा और आरोही को पकड़ने के लिए बेड पर चढ़ा, लेकिन आरोही हवा में उड़कर दरवाजे के पास चली गई और हवा में उल्टी लटक गई। आकाश को अब समझ आ गया था कि आखिर उसे इस कमरे में एक अदृश्य शक्ति का आभास क्यों हुआ था। वह समझ चुका था कि आरोही अब आरोही नहीं है। आरोही हवा में लटकी हुई थी। वह मंजर बहुत ही डरावना था। आरोही के पिताजी भी बहुत घबरा गए थे। तभी आरोही की एक नजर टेबल पर पड़े एक चाकू पर गई। बस आरोही के चाकू पर नजर पड़ते ही वह चाकू हवा में उड़ता हुआ आरोही के पिता की गर्दन के पास आया। उसके पिता ने एकदम अपनी गर्दन हटा ली और वह बाल बाल बच गए। लेकिन वह चाकू रुका नहीं, मानो इस चाकू को किसी ने हाथ में ले रखा हो। वह चाकू फिर से उसके पिता की ओर आया और इस बार वह उनके दाहिने कंधे पर लग गया। चाकू लगते ही आरोही के पिता की जोरदार चीख निकली। आकाश यह सब देख रहा था। उस लगा अब ये हरकतें हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। उसने तुरंत अपने गले से अपनी रुद्राक्ष की माला निकालकर आरोही के बदन पर फेंकी। उस माला का स्पर्श पाते ही आरोही जमीन पर गिर पड़ी। इस मौके का फायदा उठाते हुए आकाश ने भागकर वह माला जमीन से उठाई और आरोही के गले में डाल दी। माला गले में डालते ही आरोही बेहोश हो गई। आकाश ने बिना देरी के एक नर्स को आवाज लगाई और आरोही को उसके बेड पर लिटा दिया। नर्स आरोही के पिता की ड्रेसिंग करने लगी और आरोही की मां को भी एक जनरल वार्ड में एडमिट कर दिया। अगले दिन जोया और मैं अस्पताल पहुंचे तो आरोही के पिताजी ने रात की सारी बात बताई, जिसे सुनकर हम दोनों भी घबरा गए। जोया आरोही की हालत देखकर रोने लगी। जोया रोते हुए कह रही थी, ये सब उसी लैब की वजह से हुआ है। मैं उसे चुप रहने का इशारा करता हूं, लेकिन तभी आकाश वहां आ जाता है और पूछता है, किस लैब की बात कर रही हो? जोया ने रोते हुए जवाब दिया, हमारे कॉलेज की केमिस्ट्री लैब। मैंने जोया को रोकते हुए कहा, जोया, ये सब तुम्हारा वहम है, मुझे नहीं लगता वहां कुछ भी है। जोया ने कहा, नहीं, वहां कुछ तो जरूर हुआ है। जब से हम आरोही को केमिस्ट्री लैब से निकाल कर लाए हैं, उसकी हालत तब से ही खराब है। आकाश ने हम दोनों को चेतावनी देते हुए कहा, देखो बच्चों, अगर कोई बात है तो सच सच बता दो, क्योंकि आरोही की जान खतरे में है।
ऐसा सुनते ही जोया ने आकाश को सारी बातें बता दी कि किस तरह से आरोही उस केमिस्ट्री लैब के पीछे पड़ी हुई थी। वहां जाना मना था और उसने बताया था कि वहां किसी बच्चे की मौत हुई थी। उस बच्चे की मौत के बाद उस लैब में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी। एक अजीब सी दहशत रहती थी। इस वजह से उस केमिस्ट्री लैब को बंद कर दिया गया था। यह सारी बातें सुनकर आकाश ने जोया से उस केमिस्ट्री लैब में चलने के लिए कहा, लेकिन जोया डर रही थी कि कहीं कॉलेज वाले उसे कुछ ना कहें। अगले दिन आकाश आरोही के कॉलेज पहुंचा और उसने प्रिंसिपल से उस केमिस्ट्री लैब में जाने की बात कही, जिसे सुनकर प्रिंसिपल गुस्सा करने लगे कि वहां जाना मना है। तब आकाश ने कहा कि वहां से ही आरोही को कुछ हुआ है और हो ना हो वहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जाना होगा। लेकिन प्रिंसिपल ने अपने कॉलेज की बदनामी के डर से आकाश को वहां जाने के लिए मना कर दिया। आकाश मायूस होकर वापस लौट गया। आरोही के माँ बाप भी बहुत परेशान थे कि आखिर वह करें तो करें क्या। आकाश के दिमाग में एक विचार आया कि वह स्कूल के बाद उस केमिस्ट्री लैब में जाएगा। उसने इसके लिए मेरा सहारा लिया। कॉलेज खत्म होने के 1 घंटे बाद मैं और आकाश वापस कॉलेज पहुंचे और उसने वॉचमैन को थोड़े पैसे दिए और उसे समझाया कि वह यह बात किसी को ना बताएं, हमें बस जाना और आना है। वॉचमैन भी थोड़े से पैसों में राजी हो गया और हमें अंदर जाने दिया। मैं आकाश को उसके केमिस्ट्री लैब में ले गया, जहां हमें आरोही बेहोश मिली थी। लैब के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। बड़ी मुश्किलों से हम दोनों ने ताला खोला और अंदर गए। अंदर जाते ही आकाश को उस शक्ति का एहसास हो चुका था जो उसने अस्पताल के कमरे में महसूस की थी। अब आकाश समझ चुका था कि जोया सच कह रही है। उसने अस्पताल आकर आरोही के पिता को सारी बात बताई और उनके पिता को इस बात पर यकीन भी करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने रात को आरोही की जो हालत देखी थी वह कोई मामूली बात नहीं थी। आरोही के पिता ने कहा, इसका क्या उपाय है? बेटा तुम ही बताओ, डॉक्टर तो कुछ पता लगा नहीं पाए। आकाश ने उन्हें सांत्वना दी। सर आप चिंता मत करिए, यहाँ के पास के गांव में मेरे गुरुजी रहते हैं, उनके साथ मैं बचपन से रहा हूँ, उन्होंने ही मुझे पाला है, वह हमारी जरूर मदद करेंगे। आरोही की माँ अब ठीक थी। आकाश ने आरोही के पिता से कहा कि हमें आज ही मेरे गुरुजी के यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि आरोही की हालत बिगड़ती जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उस पर किसी और आत्मा का वास है। आरोही के पिता ने भी देरी न किए हुए उसकी हाँ में हाँ मिला दी और तुरंत ही पास वाले गांव के लिए निकल गए। वे लोग रात 1:30 बजे तक उस गांव पहुंचे और आकाश उन्हें सीधे अपने गुरुजी के पास लेकर गया। उन दोनों ने गुरुजी को आरोही की पूरी हालत बताई, जिसे सुनकर गुरुजी ने कहा आरोही को यहाँ लाना होगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि शरीर से जैसे ऑक्सीजन हटाई जाती तो वह बहुत बुरी तरह तड़पने लगती थी और उसकी सांसें बहुत हल्की हो जाती। आकाश ने आरोही को यहाँ लाने के लिए मना कर दिया और गुरुजी को उनके साथ चलने के लिए कहा। गुरुजी ने उन्हें यहाँ से सुबह निकलने की सलाह दी। गुरुजी दुर्गा मंदिर के पास एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। उन्होंने उसे उस रात दुर्गा मंदिर के दर्शन के लिए कहा और माता की सामने रखी आरती की थाली से एक दीपक में रखे तेल को लाने के लिए कहा। वह दोनों उसी समय दुर्गा मंदिर गए और गुरुजी के कहे अनुसार वह तेल ले आए। फिर उन्होंने थोड़ी देर कुटिया में आराम किया। सुबह होते ही गुरुजी, आकाश और आरोही के पिता अस्पताल के लिए निकल चुके थे। दूसरी ओर जोया बहुत ज्यादा चिंतित थी। हॉस्टल के कमरे में अकेले रहती थी, लेकिन उसे बार बार ऐसा एहसास होता था जैसे उस कमरे में और भी कोई है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता था। अगले दिन गुरुजी आरोही के पास गए और आरोही के माथे पर अपना अंगूठा रखकर दबाया और अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र का जाप किया, जिससे उनके सामने आरोही के पिछले कुछ दिनों की जिंदगी दिखाई दी। लेकिन थोड़ी ही देर में गुरुजी को एक करंट जैसा झटका लगा और वह दूर जा गिरे। ऐसा क्यों हुआ कोई नहीं जानता था, लेकिन गुरुजी के चेहरे पर अब चिंता के भाव थे। गुरुजी ने आकाश से कहा कि मुझे अपने घर ले चलो, मुझे आज रात पूजा करनी है, तभी मैं आगे कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि यह जो कोई भी इसके अंदर है वह कोई मामूली आत्मा नहीं है, एक प्रतिशोधी आत्मा है जिसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है।
आकाश उन्हें उसी समय अपने घर ले जाता है और वहां से वापस लौट आता है क्योंकि रात को अस्पताल में उसकी ड्यूटी लगती है। आकाश पूरी रात आरोही के वार्ड में ही था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि आरोही सही हो जाए। अगले दिन जब गुरुजी आए तो उनकी माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। उनके आते ही आरोही के पिता उनके पास भाग कर गए और उनसे पूछा कि गुरुजी क्या हुआ, हमारी बच्ची कब ठीक होगी। गुरुजी ने कहा, यह आरोही के साथ अचानक ही नहीं हुआ है, यह सब उसके साथ बहुत दिनों से हो रहा था, लेकिन शायद हॉस्टल में रहने की वजह से उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आरोही की मां ने पूछा, क्या क्या हो रहा था मेरी बेटी के साथ। गुरुजी ने उत्तर दिया, उस आत्मा का कब्जा। ऐसा सुनते ही आरोही मां बाप हैरान हो गए क्योंकि अब तक उन्हें सिर्फ एक शक था जो पूरी तरह बदल चुका था। गुरुजी ने बहुत ही गंभीर भाव से कहा, वह कोई मामूली आत्मा नहीं है, वह एक प्रतिशोधी आत्मा है जो कई साल से बदला लेना चाहती है और उसे एक शरीर की जरूरत थी। वह इतनी शक्तिशाली आत्मा है कि कल रात मैंने पूजा करके उस आत्मा के बारे में जानना चाहा, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला। बार बार कोई शक्ति मुझे उसके बारे में जानने से रोक रही थी। आकाश ने पूछा, तो हम क्या करें गुरुजी। गुरुजी ने कहा, जैसा कि तुम लोगों ने मुझे बताया कि वह कौन सी केमिस्ट्री लैब में बेहोश पड़ी मिली थी और यह सब कुछ केमिस्ट्री लैब की वजह से हुआ है, इसीलिए हमें उस लैब में एक बार जाकर देखना पड़ेगा। आकाश ने कहा, लेकिन गुरुजी, उस कॉलेज में जाना इतना आसान नहीं है। मैं आरोही के दोस्त के साथ गया था, लेकिन उसके प्रिंसिपल बहुत गुस्सा हो रहे थे और मुझे नहीं लगता कि वह हमें दोबारा वहां जाने की इजाजत देंगे। वो तो हमने चपरासी को पैसे देकर उसे अपनी तरफ कर लिया था। गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हारी बात समझता हूं बेटा, लेकिन मुझे यह जानना है कि यदि वह केमिस्ट्री लैब हमेशा बंद रहती थी तो आखिर आरोही को वह खुली हुई कैसे मिली। यह किसी कॉलेज के ही व्यक्ति का काम हो सकता है, इतनी बड़ी लापरवाही कोई कैसे कर सकता है। यदि हम इस कॉलेज के प्रिंसिपल को ऐसा कहकर डराए तो वह हमें अवश्य ही उस लैब के बारे में सारी जानकारी देगा और हमें उस लैब के अंदर जाने भी देगा। आकाश ने मुस्कुराते हुए उनका उत्तर दिया, ठीक है गुरुजी, एक बार कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। जब डॉक्टर को आरोही के बारे में कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने हैदराबाद के एक बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। इस वजह से आरोही के पिताजी की चिंता और बढ़ गई क्योंकि कॉलेज यही था और गुरुजी ने उन्हें उस कॉलेज में जाने के लिए कहा था। जब वार्ड बॉय आकाश को यह बात पता चली तो उसने डॉक्टर से कहकर एक दिन और इसी अस्पताल में रहने के लिए अनुमति ले ली। गुरुजी और आकाश उसी दिन आरोही के कॉलेज पहुंचे और वहां के प्रिंसिपल से मिले। इस बार भी वही बहस हुई कि यह सब हमारे कॉलेज को बदनाम करने की कोशिश है। आकाश ने धमकाते हुए कॉलेज प्रिंसिपल से कहा, बदनाम करने की कोशिश नहीं, आप बदनाम हो गए हो क्योंकि आरोही उस लैब में बेहोश पड़ी मिली थी। इस बात के तीन गवाह है और वह केमिस्ट्री लैब हमेशा बंद रहती थी, इस बात का गवाह पूरा कॉलेज है। इस बात पर प्रिंसिपल लैब में जाने से मना नहीं कर पाए। प्रिंसिपल बोले, ठीक है, लेकिन अभी कॉलेज के समय मैं आपको वहां नहीं ले जा सकता क्योंकि सभी लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। कॉलेज बंद होने के बाद ही उस केमिस्ट्री लैब में लेकर जाऊंगा। आकाश के गुरुजी बोले, ठीक है, हम यही इंतजार करते हैं। थोड़ी ही देर में कॉलेज भी खत्म हुआ और प्रिंसिपल आकाश और गुरुजी आरोही के पिताजी को लेकर केमिस्ट्री लैब में गए जो न जाने कब से बंद पड़ी थी। आकाश ने इस केमिस्ट्री लैब के बंद होने के पीछे का कारण पूछा। इस पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें बस इतना ही जवाब दिया, केमिस्ट्री लैब के लिए थोड़ी और बड़ी जगह चाहिए थी, इसलिए हमने इस केमिस्ट्री लैब को बंद करके दूसरी केमिस्ट्री लैब बना ली। केमिस्ट्री लैब के बाहर ताला लगा हुआ था जिसे कॉलेज की प्रिंसिपल ने ही खोला। अंदर जाकर देखा तो केमिस्ट्री लैब वही पुराने खंडहर की तरह लग रही थी जहां पर लैब का सारा सामान मौजूद था। आकाश ने संदेह भरी नजरों से प्रिंसिपल से पूछा, आपने दूसरी केमिस्ट्री लैब बनाई लेकिन यहां का सामान दूसरी लैब में शिफ्ट क्यों नहीं किया।
प्रिंसिपल ने उत्तर दिया। इस बारे में वह कुछ नहीं कह सका। मुझे इस कॉलेज में प्रिंसिपल बने सिर्फ 3 साल ही हुए हैं और जब से मैं आया हूं मैंने नई वाली केमिस्ट्री लैब ही देखी है। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे इस कॉलेज के मैनेजर ने यही कहा था कि इस लैब में किसी को जाने मत देना। गुरुजी जी ने वहाँ के उपकरण उठाकर देखे, तभी उनकी नज़र एक ड्रोल पर गई जो कि अपने आप हल्की हल्की हिल रही थी। उन्हें लगा इसके अंदर कोई चूहा होगा, लेकिन जब वह पास गए तो वहाँ कुछ भी नहीं था। गुरुजी ने वही एक कोने में बैठकर अपने सामने एक नींबू रखा और एक मोमबत्ती जलाई। गुरुजी अब मन ही मन किसी मंत्र का जाप करने लगे। थोड़ी देर में ही अचानक वह नींबू लाल रंग में बदलता गया। फिर धीरे धीरे उस नींबू में से खून रिसने लगा और मोमबत्ती की लौ अपने आप बड़ी और ऊंची होती गई। ये सब देखकर वे तीनों हैरान थे कि आखिर यह है क्या। धीरे धीरे वह नींबू अपने आप फट गया और मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। अब गुरुजी ने भी अपनी आंखें खोल ली और उस केमिस्ट्री लैब की चारों तरफ देखा और वहां से बाहर आ गए। आरोही के पिता ने पूछा, क्या हुआ गुरुजी, आपको कुछ पता चला? गुरुजी ने कहा, आरोही की दोस्त जोया ने बताया था कि वह इस लैब में आना चाहती थी। जब आरोही इस लैब में आई तो वह यहां से कोई चीज उठाकर ले गई जो कि उस आत्मा से संबंधित थी। वह क्या चीज थी यह आरोही ही बता सकती है, लेकिन आरोही की हालत ऐसी नहीं है कि वह बता पाए, इसलिए हमें ही ढूंढना होगा। आकाश ने पूछा, लेकिन अब हम कहां ढूंढे? आरोही के पिताजी ने कहा, उसके हॉस्टल के रूम में, वहां उसका सारा सामान होगा। आरोही के पिताजी ने जोया को फोन करके सारी बात बताई। जोया ये सब सुनकर डर गई कि इस कमरे में जरूर कोई चीज उस लैब की है, इसलिए उसे दहशत सी होती है। उसने जल्दी से अपनी कॉपी किताबें बंद की और आरोही का सामान इधर उधर करने लगी। तभी उसके हाथ एक डायरी लगी जो कि काफी हद तक जली हुई थी। उसके ऊपर तन्वी नाम लिखा हुआ दिख रहा था। जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर कुछ रासायनिक क्रियाएं दिखाई दी। बाकी के पन्ने लगभग जले हुए और कोरे थे। अब जोया को समझते हुए देर न लगी कि आरोही कोई दूसरी चीज नहीं बल्कि यह डायरी ही वहां से उठाकर लाई है। थोड़ी देर में आरोही के पिता आकाश और गुरुजी भी वहां पहुंच जाते हैं। हॉस्टल की वार्डन उन्हें आरोही के कमरे तक लेकर जाते हैं। उनके कमरे में जाते ही जोया एकदम उन्हें वह डायरी देती है और कहती है, यह लीजिए, मुझे आरोही के सामान से यह डायरी मिली है। मुझे लगता है कि आरोही यह डायरी केमिस्ट्री लैब से ही लाई थी। गुरुजी उस डायरी को जोया के हाथ से ले लेते हैं और उसे खोलकर देखते हैं। डायरी को छूते ही उन्हें एक अलग अनुभव होता है। वह उस डायरी को अपने हाथ में पकड़कर आंखें बंद करते हैं। थोड़ी देर में उन्हें एक दृश्य दिखाई देता है कि एक केमिस्ट्री लैब है और उसमें आग लगी हुई है और एक झटके के साथ गुरुजी अपनी आंखें खोल लेते हैं। गुरुजी घबराते हुए बोले, उस केमिस्ट्री लैब में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। चलो, जल्दी चलो आरोही के पास, आरोही की जान खतरे में है। और वहां से चल दिए। जोया भी उनके पीछे पीछे चल दी। हॉस्टल वार्डन ने जोया को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी एक न सुनी। दूसरी ओर आरोही को उस हॉस्पिटल से निकालना था, क्योंकि डॉक्टर ने उसके डिस्चार्ज पेपर तैयार कर दिए थे। लगभग रात के 9 बज चुके थे। ये सभी लोग ऑटो से हॉस्पिटल की ओर जा रहे थे। तभी आकाश ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, एक काम करते हैं, किसी अस्पताल में तो आप अपनी क्रियाएं नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आरोही को मेरे घर ले चलते हैं। मेरा घर पास ही है। इस बात पर गुरुजी ने हामी भर दी, लेकिन आरोही के पिता असहज थे और उन्होंने कहा, लेकिन बेटा, जो मशीनें मेरी लड़की के लिए जरूरी हैं वह तुम्हारे घर में भला कैसे मिलेंगी? आकाश ने कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, बस आप एक दिन की मशीनों का किराया दे दीजिए, मैं अस्पताल वालों से बात कर लूंगा। आरोही के पिताजी बोले, ठीक है बेटा, लेकिन मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? आकाश बोला, आप निश्चिंत रहें, मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है। सभी लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं और आरोही को एम्बुलेंस में लेकर आकाश के घर पहुंचते हैं। उसकी मां बहुत घबरा रही थी। उनके मन में अजीब अजीब सवाल थे कि क्या मेरी बेटी का इस तरह झाड़ फूंक करना सही रहेगा? क्या सच में मेरी बेटी पर कोई आत्मा है? लेकिन जो हालात दिखाई दे रहे थे
उनमें वह कर भी क्या सकते थी, क्योंकि डॉक्टर तो बीमारी का पता लगा ही नहीं पाए और आरोही को इतनी अजीबोगरीब हरकतें करते देख उसकी मां बहुत बुरी तरह डर गई थी। आकाश अपने बेडरूम में आरोही को ले गया और वहां सारी मशीनें लगा दी। जोया, यह सारी बातें मेरे को फोन पर बता देती है, तो मैं भी आकाश के घर पहुंच गया। इस बात पर आरोही के पिता थोड़ा नाराज भी हुए कि यहां इतने सारे लोगों का क्या काम है, लेकिन हम आरोही के दोस्त थे, उसे बुरे वक्त में अकेला कैसे छोड़ सकते थे। आकाश के रूम में गुरुजी ने एक सितारे की आकृति बनाई और उस आकृति से बाहर बैठ गए और उस कमरे की चारों ओर एक रेखा खींच दी ताकि वह आत्मा इस रेखा को पार ना कर सके। उस कमरे में केवल आकाश और गुरुजी ही रुके थे, बाकी लोग दरवाजे के बाहर से ही अंदर का नजारा देख रहे थे। एक ऐसा नजारा जो हमें अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। आरोही के माता पिता ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी को ऐसे हालातों से गुजरना पड़ेगा। गुरुजी ने आकाश से कहा कि जब मैं कहूं तो इसके शरीर से सारी मशीनें निकालकर इसे इस सितारे जैसी आकृति के अंदर रख देना। यह पूरी तरह सुरक्षित है। यहां से यह आत्मा आरोही को कहीं नहीं ले जा पाएगी। और आखिर में आत्मा चाहती क्या है, हमें उससे आज यह बात पूछनी है, क्योंकि वह आत्मा आरोही के शरीर को अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है। जब आरोही का शरीर बिल्कुल खोखला हो जाएगा तो वह इस शरीर को छोड़कर किसी और के शरीर में वास कर लेगी। आरोही का शरीर अंदर से खोखला होने की वजह से आरोही की आत्मा पूरी तरह से कमजोर पड़ चुकी है। उसके अंदर इस आत्मा से लड़ने की ताकत नहीं है और इसी वजह से आरोही की मृत्यु भी हो सकती है। इतनी बात कहकर गुरुजी अपनी क्रियाओं में लग गए। गुरुजी के कहने पर आकाश आरोही के सिरहाने खड़ा रहा और गुरुजी के बताए हुए मंत्रों का जाप करने लगा। दूसरी ओर गुरुजी भी कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे। थोड़ी देर में गुरुजी ने एक उंगली से आकाश को इशारा किया और आकाश आरोही को उठाकर उसे सितारे जैसे आकृति के बिल्कुल बीचों बीच ले आया। जहां एक तरफ आरोही बिना मशीन उसकी सांस तक नहीं चल रही थी, वही आरोही अब बिना सहारे उस सितारे जैसी आकृति के बिल्कुल बीचों बीच बैठी हुई थी। यह नजारा देखकर आरोही के माता पिता खुश हुए। उन्हें लगा शायद हमारी बेटी ठीक हो चुकी है, लेकिन उस समय वो आरोही नहीं कोई और ही थी। गुरुजी ने अपने सामने रखे गंगा जल की कुछ बूंदें आरोही के मुंह पर फेंकी, जिससे आरोही तिलमिला गई, मानो किसी ने तेजाब फेंक दिया हो। अब आरोही के मुंह से किसी दूसरी लड़की की हंसने की आवाज आ रही थी। ये देखकर आरोही के माता पिता घबरा गए, लेकिन गुरुजी जानते थे कि आरोही के अंदर कोई और ही है। गुरुजी ने उससे पूछा, बता कौन है तू और इसके शरीर में क्या कर रही है। आरोही बस हंसे जा रही थी। जब गुरु ने आरोही पर अभिमंत्रित विभूति फेंकी तो उसकी जोर से चीख निकली, मैं इसका शरीर नहीं छोड़ूंगी, मैं इसका शरीर नहीं छोड़ूंगी जब तक अपना काम पूरा ना कर लूं। गुरुजी ने उससे पूछा, कैसा काम? अपने कातिलों को भी वही पहुंचाऊंगी जहां मैं आज हूं, नहीं छोड़ूंगी किसी को भी। आरोही के मुंह से किसी दूसरी की लड़की की आवाज और इस तरह की बातें सुनकर आरोही की मां अंदर आ गई। उसको अंदर जाता देख जोया आरोही की मां को रोकने के लिए उनके पीछे अंदर आई और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उनके अंदर आते ही गुरुजी की क्रिया भंग हो गई और उनकी शक्ति कमजोर हो गई, लेकिन आरोही के अंदर की आत्मा और शक्तिशाली। अब आरोही उठ खड़ी हुई और दीवार के ऊपर चढ़ने लगी। अपने बेटी का ये हाल देख आरोही की मां से रहा नहीं जा रहा था। मैं बस अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। मैं जोया को आवाज दे रहा था कि जोया वापस बाहर आ जाओ, लेकिन पता नहीं किस सम्मोहन ने जोया को बाहर आने नहीं दिया। जोया भी अपनी सहेली की यह हालत देखकर बहुत रो रही थी। दीवार पर छड़ी हुई आरोही अंदर की आत्मा बोली, एक दिन, बस एक दिन, फिर मैं ही शरीर छोड़ दूंगी। गुरुजी ने पूछा, एक दिन में ऐसा क्या है? बताया ना, अपने कातिलों से बदला लूंगी। एक दिन बाद वह आ रहा है, मैं सब कातिलों को मार दूंगी। गुरुजी ने पूछा, कौन है तेरे कातिल और क्यों मारा तुझे? मैं तुझे बता दूं और तू उन्हें बचा ले। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। इतना कहकर उस आत्मा ने कमरे में रखी सारी चीजों को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया,
जिस वजह से वहां मौजूद जोया, आकाश और गुरुजी को काफी चोट लगी और वह इस क्रिया को संपन्न नहीं कर पाए। क्रिया भंग हो जाने के कारण आरोही वहीं बेहोश हो गई। उसे फिर से लंबी लंबी सांसें आने लगी। ये सब देखकर आरोही के माता पिता और मैं अंदर आया और हमने उसे बेड पर लेटा के उसके शरीर में सारी मशीनें लगाईं। मैं और आरोही के पिता आकाश, जोया और गुरुजी की ड्रेसिंग करके उन्हें दूसरे कमरे में आराम करने के लिए छोड़ दिया। सारी रात चिंता में निकल गई। अगले दिन सुबह गुरुजी ने आकाश को एक पता बताया और उसे तुरंत जाने के लिए कहा। तभी आरोही के पिता आए और उन्होंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या हुआ? आप आकाश को इस समय कहां भेज रहे हैं? और मेरी बेटी का क्या हुआ? कब ठीक होगी वह? गुरुजी ने कहा, मैंने आकाश को गुरुओं के गुरु के पास भेजा है क्योंकि अब स्थिति हाथ से निकल चुकी है और मैं इसमें अब कुछ नहीं कर सकता। आरोही के पिता रोते हुए बोले, क्या मतलब आपका? मेरी बेटी का क्या होगा? गुरुजी ने आरोही के पिता को समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, राजनाथ जी कोई ऐसे वैसे संत नहीं है। उन्हें बुरी शक्तियों को काबू में करना बहुत अच्छे से आता है और जैसे इस लड़की के शरीर के अंदर आत्मा है, उसे वह आराम से काबू में कर सकते हैं। मुझे लगा था कि शायद ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन कल रात जिस तरह से मैंने उसे देखा, वो कोई साधारण आत्मा नहीं हो सकती। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि वह प्रतिशोधी आत्मा है और एक प्रतिशोधी आत्मा सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। आकाश बिना देरी किए रायगढ़ के लिए उसी समय निकल जाता है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के लिए आकाश तुरंत ही निकल चुका था। चेन्नई से रायगढ़ जाने के लिए लगभग 27 से 28 घंटे लगते हैं। दूसरी ओर आरोही के माता पिता उसे देखने के लिए कमरे में जाते हैं तो वहां आरोही को ना पाता देख दोनों बदहवास हो जाते हैं, क्योंकि सारी मशीनें और कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। जोया और मैं भी वहीं पहुंच चुके थे। आरोही के माँ बाप हम दोनों से भी पूछते हैं, लेकिन हमें भी आरोही का कुछ नहीं पता था। वे लोग आकाश के घर के आसपास पता करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता चलता। लगभग शाम हो जाती है तब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। आरोही के माँ बाप जोया और मेरे को हमारे हॉस्टल जाने के लिए कह देते हैं। आरोही के पिताजी बोले, बेटा हमारे साथ तुम भी परेशान हो रहे हो, तुम लोग चले जाओ, जैसे ही आरोही मिलेगी मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा। जोया और मैं अपने हॉस्टल चले जाते हैं। अगले दिन कॉलेज में असाइनमेंट जमा करने थे, इसीलिए जोया और मैं अपनी क्लास अटेंड करते हैं। जैसे ही जोया क्लास के अंदर प्रवेश करती है, वह आरोही को उसके सीट पर देख हैरान रह जाती है। आरोही बिल्कुल ठीक ठाक और नॉर्मल होकर क्लास में बैठी थी। वह आरोही से बात करने की कोशिश करती है कि तभी क्लास में टीचर आ जाती है और वह उससे कुछ बात नहीं कर पाती। क्लास टीचर आरोही को ठीक ठाक पाकर मुस्कुरा देती है। जोया के मन में कई तरह के सवाल थे। आरोही की माँ बाप ने एक बार भी क्यों नहीं बताया कि आरोही मिल चुकी है? इतनी जल्दी आरोही इतनी नॉर्मल कैसे हो गई? कल तक तो यह खुद बैठ भी नहीं पा रही थी। इन सब के बीच अचानक उसे किसी ने आवाज लगाई, कहाँ ध्यान है तेरा? जोया के पास बैठी उसकी क्लासमेट रुचि बोली। बेपरवाह होकर जोया बोली, नहीं, कहीं नहीं। रुचि बोली, ठीक है तो जल्दी जा, असाइनमेंट जमा करके आ। जोया टीचर के पास जाकर असाइनमेंट देकर जैसे ही अपनी सीट की तरफ आई और उसने आरोही की तरफ देखना चाहा तो आरोही अपनी सीट पर नहीं थी। जोया एक बार फिर घबरा गई और सीधा स्टाफ रूम की तरफ भागी। तभी वह मेरे से टकरा गई। मैंने कहा, अरे कहां भागे जा रही हो? क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? जोया घबराते हुए बोली, आरोही क्लास में बैठी है, मुझे जल्दी से जाकर उसके पापा को फोन करना चाहिए। मैं यह सुनकर सीधा क्लासरूम की तरफ भागा और जोया स्टाफ रूम की तरफ। लेकिन जैसे ही वह दूसरे मोड़ पर मुड़ी, उसके सामने आरोही खड़ी थी और गुस्से से लाल भरी आंखें, मानो थोड़ी देर और देखेगी तो एक लाल फव्वारा उसकी आंखों से फूट पड़ेगा। जोया यह सब देखकर घबराने लगी और उसके कदम धीरे धीरे पीछे होने लगे। आरोही उसके साथ साथ आगे बढ़ने लगी। तभी जोया की टक्कर कार्तिक से हुई। कार्तिक बोला, अरे जोया क्या हुआ? जोया पीछे पलटकर देखती है
तो वहां कोई भी नहीं था। कार्तिक ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? जोया ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे स्टाफ रूम में कुछ काम है। स्टाफ रूम में? अरे, सारे टीचर ऑडिटोरियम में है, चल जल्दी चल। कार्तिक इतना कहते हुए जोया का हाथ पकड़कर ऑडिटोरियम की तरफ ले गया। कार्तिक और जोया दोनों एक साथ बैठे थे। जोया तब हैरान रह गई जब उसने आरोही को सामने माइक पर देखा। आरोही किसी के स्वागत में एक स्पीच दे रही थी। आज कॉलेज में कृष्णन अय्यर और उनके बेटे अमित कृष्णन अय्यर आए थे। कृष्णन अय्यर यहाँ के सबसे पुराने प्रोफेसर थे और अमित कृष्णन अय्यर यहाँ पढ़ चुके थे। इस कॉलेज को इतनी ऊंचाई तक ले जाने में कृष्णन अय्यर का बहुत बड़ा हाथ था, या फिर यूं मानो कि इस कॉलेज को इन्होंने ही बनाया था। कृष्णन अय्यर, उनके बेटे और स्कूल का कुछ स्टाफ आपस में बात कर रहे थे। तभी एक चीज से ऑडिटोरियम सहम गया। वह चींक अमित कृष्णन अय्यर की थी। अमित के सीने से खून निकल रहा था और आरोही के दोनों हाथ खून से सने हुए थे। ये सब अचानक कैसे हो गया कोई नहीं जानता। सारे माहौल में एक शोर होने लगा। आनन फानन में अमित को हॉस्पिटल लेकर गए। दूसरी ओर 3-4 लोगों ने आरोही को जकड़ रखा था, लेकिन आरोही को संभालना भारी हो रहा था। चंद पल्लों में ही आरोही बेहोश हो गई। स्टाफ के लोग उसे हॉस्पिटल ले गए और पुलिस को फोन किया। जोया ने सोचा, अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जोया जल्दी से स्टाफ रूम में जाकर आरोही के माता पिता को आज के कांड के बारे में बताती है। पूरे कॉलेज में सिर्फ यही बात थी, अरे, आरोही ने कैसे मार दिया बेचारे प्रोफेसर को? उसका इलाज चल रहा है, वो पागल खाने में थी इतने दिन। कोई बोलता, वो आरोही नहीं, उसके अंदर केमिस्ट्री लैब का भूत है। इन बातों को सुनकर मेरे को गुस्सा आने लगा और मैंने एक लड़के से हाथापाई भी कर ली, लेकिन लोग भी क्या कर सकते थे, जो उन्होंने देखा वहीं बोल रहे थे। उधर आकाश की मुलाकात संत राजनाथ जी से हो चुकी थी। संत राजनाथ जी एक सिद्ध पुरुष थे। इनके पास दूर दूर से सन्यासी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। आकाश जब उनके गुरुकुल में गया तो एक असीम शांति वहां पाई। एक बड़ा सा मैदान, चारों तरफ हरे भरे पेड़ और बीच में एक विशालकाय शिव की प्रतिमा। उन सब दृश्य ने आकाश का मन मोह लिया। एक पल के लिए वह भूल चुका था कि वह यहाँ किसी काम से आया है, लेकिन जैसे ही उसकी टक्कर एक संत से हुई तो वह होश में आया। उस संत ने आकाश को राजनाथ जी से मिलवाया। आकाश को देखते ही राजनाथ जी बोले, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम थोड़ी देर आराम करो, हम कल आज रात ही चेन्नई के लिए निकलेंगे। संत राजनाथ जी मुंह से ये बातें सुनकर आकाश ने अजीब मुंह बनाया। साथ वाले संत ने कहा, यही सोच रहे हो ना बेटा कि संत राजनाथ जी को कैसे पता कि तुम उन्हें लेने आए हो? आकाश एक सोच में डूबता हुआ बोला, जी, मैंने तो उन्हें अपना नाम तक नहीं बताया अभी। संत मुस्कुराया और उसने कहा, बेटा, तुम यूं ही इनके पास नहीं आए हो, ये तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर कर देंगे। इतना कहकर वह संत आकाश 2-4 फलों से भरी छोटी सी टोकरी देखकर वहां से चला गया। रात के लगभग 9 बजे करीब संत राजनाथ जी आए और आकाश को चलने के लिए कहा। रास्ते में आकाश और राजनाथ जी बिल्कुल चुपचाप आए। आकाश ने 2-4 बार बात करने की कोशिश भी की, लेकिन संत राजनाथ जी बस मुस्कुराकर रह जाते। आकाश उनके इस व्यवहार को समझ नहीं पा रहा था कि क्या सिद्ध पुरुष ऐसे ही होते हैं। एक और चेन्नई के उस कॉलेज में 2 दिनों का अवकाश हो चुका था, क्योंकि अमित कृष्ण अय्यर की हत्या कोई मामूली बात नहीं थी। आरोही के माता पिता पर दुखों का पहाड़ गिर चुका था। एक तो वह अपनी बेटी की हालत से वैसे ही परेशान थे और उस पर इतना बड़ा कांड। आरोही के माता पिता दुख में डूबे थे कि तभी उनके पास पुलिस का फोन पहुंचता है। इंस्पेक्टर कुमार हेयर, आरोही के फादर बोल रहे हैं। आरोही के पिता डरते डरते बोले, जी। उनके माथे से पसीना टपक रहा था। इंस्पेक्टर बोले, आपकी बेटी ने मर्डर किया है, आप तुरंत पुलिस स्टेशन आ जाइए। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने अपना फोन रख दिया। आरोही के पिता की चिंता और बढ़ गई। वे तुरंत आरोही की मां को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद सब इंस्पेक्टर उनसे मिले और उन्हें सारी घटना बताई। आरोही के पिता रो रो कर कह रहे थे, सर, एक बार मुझे मेरी बेटी के पास ले चलिए। कौन से हॉस्पिटल में है मेरी बेटी?
सब इंस्पेक्टर बोला। ठीक है, पहले कुछ फॉर्मेलिटीज है, पूरी होंगी, तभी आप अपनी बेटी से मिल सकते हैं। उसके लिए आपको पहले इंस्पेक्टर साहब से मिलना पड़ेगा। लेकिन सर तो बहुत देर से बिजी है। आरोही के पिता पूरी बात नहीं कह पाते कि आरोही की मां उनका हाथ पकड़कर उन्हें चुप रहने का इशारा करती है। आरोही के माता पिता बाहर बेंच पर ही इंतजार करते हैं। मैं भी अब तक पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। आरोही के मां बाप इंस्पेक्टर के सामने बैठते हैं कि तभी इंस्पेक्टर के फोन पर घंटी बजती है। इंस्पेक्टर फोन उठाते हैं और जो बात वह सुनते हैं उसे सुनते ही उठ खड़े होकर अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। इंस्पेक्टर कुमार माता पिता को दूसरी गाड़ी से ले जाने के लिए कहते हैं। आरोही के माता पिता समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। कोई उन्हें कुछ बता ही नहीं रहा था। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चलता है कि आरोही को जिस वार्ड में एडमिट किया था वह वहां से भाग चुकी है। लेकिन अचंभे की बात यह है कि उस कमरे के बाहर 2 सिपाही खड़े थे और वह वार्ड 5वीं मंजिल पर था, इसीलिए खिड़की से बाहर जाना असंभव था। पुलिस ने उस हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी देखे, जिनमें आरोही कहीं नजर नहीं आई। देखिए, एक बार आप मेरी बात मान लीजिए, मेरी बेटी हत्यारी नहीं है। उस पर किसी दूसरी आत्मा का साया है जो उससे यह सब करा रहा है। आरोही के पिता एक सुध बोले ही जा रहे थे, लेकिन वहां खड़े सब इंस्पेक्टर और सिपाही उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। उसी समय वहां कृष्णन अय्यर पहुंच जाते हैं और वह इंस्पेक्टर पर भड़कने लगते हैं। आपकी निगरानी में वो लड़की कैसे भाग सकती है? उसने मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को मार दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इंस्पेक्टर बोला, देखिए सर, शांत हो जाइए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने की। जैसे ही कृष्णन अय्यर को पता चलता है कि यह आदमी और औरत उस लड़की के माता पिता हैं, तो वह उन पर तंज कसने लगता है। ओह, तो यही शिक्षा दी है, कॉलेज में मर्डर करने के लिए भेजा जाता है अपनी लड़कियों को। आरोही के माता पिता खून के घूंट पी पी कर रह जाते, लेकिन जब प्रोफेसर कृष्णन अय्यर हद से ज्यादा बोलने लगे तो आरोही के पिता अपना आपा खो बैठे और कृष्णन अय्यर से भिड़ गया। जैसे तैसे करके उनको अलग कराया। अब आरोही के पापा की मुश्किल बढ़ गई थी। एक तो आरोही ने एक कत्ल किया और अब वो गायब है, दूसरी ओर आरोही के पिता पर कृष्णन अय्यर से झगड़ा करने की कार्रवाई। शाम का समय हो चुका था। आरोही के पिता पुलिस स्टेशन में बैठे थे और आरोही की माता आकाश के घर। वहां आकाश के गुरुजी पूजा पाठ कर रहे थे ताकि जल्द ही सब ठीक हो जाए, और आकाश को यहां आने में अब भी वक्त था। ये वक्त बहुत कठिन था। जब मेरे को आरोही के पिता के बारे में पता चलता है तो मैं अपने जान पहचान के किसी अंकल की मदद से उनकी जमानत कराता हूँ। आरोही के पिता बार बार एक ही बात बोल रहे थे, ईशान बेटा, ये लोग मेरा यकीन ही नहीं कर रहे कि मेरी बेटी पर किसी दूसरी आत्मा का वास है। यह सब मेरी बेटी ने नहीं किया। उस केमिस्ट्री लैब में ही मेरी बेटी को कुछ हुआ था। मुझे तो इन कॉलेज वालों पर केस कर देना चाहिए, लेकिन यह तो उल्टा हमें ही फंसा रहे हैं। पुलिस स्टेशन के मेन गेट पर खड़े कृष्णन अय्यर आरोही के पिता के मुंह से यह बात सुनकर अचंभित रह गए। कृष्ण अय्यर ने आरोही के पिता को रोककर पूरी बात जानी चाहिए, लेकिन कुछ सोचकर उन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए। लेकिन मैं प्रोफेसर कृष्णन अय्यर के माथे पर पड़ी लकीरों को भांप गया। रात के लगभग 10 बज चुके थे। आरोही का कुछ पता नहीं था। पुलिस उसे ढूंढ रही थी। प्रोफेसर कृष्णन अय्यर अपने घर के किचन में अपने लिए एक कप चाय बना रहे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि जैसे उनके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो वापस चाय को कप में करने के लिए आए तो उनके कमरे से सामान के गिरने की आवाजें आने लगी। वह भागकर अपने कमरे में गए। सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, लेकिन वहां एक चूहा तक नहीं था। प्रोफेसर कृष्णन अय्यर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए और चाय के घूंट पीने लगे। अपनी चेयर पर बैठे उन्होंने बस कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की और उनके सामने उनका बेटा चीखता हुआ उन्हें नजर आने लगा, जिससे वह हड़बड़ाकर उठ गए। कुछ देर यूं ही पता नहीं किन ख्यालों में खो गए थे, तभी उनके सामने रखी बुक शेल्फ अपने आप हिलने लगी और उसमें से किताबें गिरने लगी।
तभी उनमें से एक प्रोस्पेक्टस, जो कि इन्हीं के कॉलेज का था, वह नीचे गिरा और उसके पेपर अपने आप पलटने लगे। पेपर का पलटना उसी केमिस्ट्री लैब की फोटो के एक पेज जाकर रुक गए। घर में एक अजीब हंसी गूंजने लगी। प्रोफेसर कृष्णन अय्यर ने तुरंत पुलिस स्टेशन फोन लगाया। हेलो कुमार सर, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, कोई मुझे परेशान कर रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर बोले। जी सर, लेकिन क्या हुआ, कौन है, आप हमें बताइए। मैं भी नहीं जानता, लेकिन आप बस जल्दी से किसी को मेरे घर पर भेज दीजिए। डरते डरते प्रोफेसर कृष्णन अय्यर एक सांस में बोले जा रहे थे। फोन रखते ही कृष्णन अय्यर ने अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। वह अब समझ चुके थे कि जो उनके बेटे के साथ हुआ, अब वह उनके साथ होने वाला है। एक पल के लिए उनके सामने उनकी पुरानी यादें ताजा हो गईं। आकाश और संत राजनाथ जी आधे से अधिक रास्ते पहुंच चुके थे। जैसे ही संत राजनाथ जी को आभास हुआ कि वह आत्मा अपना काम कर रही है, उन्होंने तुरंत आकाश से कहा, अपने गुरुजी से बोलो कि उस केमिस्ट्री लैब को बाधित कर दे, वरना वह सबको मार डालेगी। संत राजनाथ जी का इस तरह अचानक बोलना आकाश की कुछ समझ में नहीं आया। उसने एकटक संत राजनाथ जी के चेहरे को देखा। संत राजनाथ जी बोले, 7 मंदिरों से मिट्टी लाकर उस केमिस्ट्री लैब के चारों ओर रखी जाए। आकाश ने अपना फोन निकालकर अपने गुरुजी को फोन लगाया। आधी रात का समय था। आकाश बार बार फोन लगा रहा था, लेकिन गुरुजी फोन नहीं उठा रहे थे। बहुत समय बाद उसकी बात गुरुजी से हुई और दूसरी ओर प्रोफेसर कृष्णन अय्यर को अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था। तभी उनके दरवाजे पर घंटी बजी। कौन है दरवाजे पर? सर, हम पुलिस स्टेशन से आए हैं। बाहर सिपाही खड़े थे। प्रोफेसर कृष्णन अय्यर बोले, अच्छा ठीक है, तुम दोनों घर के बाहर ही पहरा दो, कोई भी घर के अंदर ना आ पाए। प्रोफेसर कृष्णन अय्यर अपनी खिड़की से उन सिपाहियों को देखते हैं। जैसे ही वह खिड़की के शीशे पर अपना मुंह रखते हैं, उनके सामने एक भयानक लड़की का चेहरा उन्हें नजर आता है। वह डर के मारे बहुत बुरी तरह चीखते हैं। वह भयानक लड़की और कोई नहीं बल्कि तन्वी थी। प्रोफेसर कृष्णन अय्यर की चीख सुनकर वे दोनों सिपाही दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण वे दरवाजा नहीं खोल पाते। कृष्णन अय्यर अपने कमरे में जाकर छुप जाते हैं। वे 2 सिपाही दरवाजा खोलने की लगातार कोशिश कर रहे थे। आखिर में वह दरवाजा उन्होंने तोड़ दिया। दरवाजे टूटने की आवाज से कृष्णन अय्यर डर गए और उन्हें लगा जैसे वह भयानक चेहरे वाली लड़की उनके पास आ रही है। कदमों की आवाज उनके कमरे तक पहुंच चुकी थी। प्रोफेसर कृष्णन अय्यर ने कमरे में रखी स्टील के फूलदान को उठाया और दरवाजे के साइड में खड़े हो गए। जैसे ही दरवाजा खुला, उन्होंने वह स्टील का फूलदान सिपाही के सिर पर मार दिया और हैरान रह गए। डरते और घबराते हुए प्रोफेसर कृष्णन अय्यर बोले, अरे ये क्या हो गया? सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। दूसरा सिपाही बोला, सर आप एक बार देख तो लेते। चलिए अब इसे हॉस्पिटल तक ले जाने में मेरी मदद कीजिए। प्रोफेसर कृष्णन अय्यर जख्मी सिपाही को उठाने के लिए झुकते हैं, लेकिन उन्हें जख्मी सिपाही की शक्ल में वह भयानक लड़की दिखाई देती है, जिसकी वजह से वह डर के मारे दूर उछल जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। उनके पीछे एक हंसी की गूंज होती है। वह भागते रहते हैं और एक भयानक हंसी उनके पीछे भागती है। भागते भागते वह लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर वह खुद को एक बंद अंधेरे कमरे में पाते हैं। उस कमरे में एक रोशनदान से चांद की रोशनी आ रही थी। प्रोफेसर कृष्णन अय्यर बाहर जाने के लिए खड़े होते हैं और अपने आस-पास देखते हैं। वह दंग रह जाते हैं। वह कहीं और नहीं बल्कि अपने कॉलेज की बंद पड़ी केमिस्ट्री लैब में थे। वह बहुत बुरी तरह डर जाते हैं कि आखिर वह यहाँ तक कैसे पहुंचे। प्रोफेसर कृष्णन अय्यर वहां से भी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी बाहर जाने के लिए दरवाजा नहीं मिलता। वह घुटने टेक कर नीचे बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। प्लीज मुझे जाने दो, माफ कर दो मुझे। अचानक उस केमिस्ट्री लैब का दरवाजा खुलता है और एक तेज रोशनी उस लैब में आती है। कुछ लोगों की परछाई उस अंधेरे में पड़ रही रोशनी में अपनी जगह बना रही थी और एक उच्च स्वर में,
एयुएम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा सुनाई दे रहा था। सामने देखा तो आकाश के गुरुजी, आरोही के पिता और मैं था। हम लोगों को देखकर प्रोफेसरों की जान में जान आई। कृष्णन अय्यर बोले, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मुझे तो कहीं दरवाजा दिख भी नहीं रहा था। आरोही के पिता बोले, लेकिन आप यहां क्या कर रहे हो? नजरें चुराते हुए कृष्णन अय्यर बोले, मैं भी नहीं जानता कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा, और केमिस्ट्री लैब से बाहर जाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ लिया। गुरुजी के मंत्र बिना रुके लगातार उच्च स्वर में सुनाई दे रहे थे। मेरे हाथों में 7 मंदिरों की मिट्टी थी। मंत्रों का जाप करते करते हुए हम उस मिट्टी को उसके चारों तरफ लगा रहे थे। गुरुजी बोले, यह मिट्टी थोड़ी देर बाद अपने आप ही गायब हो जाएगी, तब वह आत्मा इस कमरे से फिर बाहर निकल आएगी। हमें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहिए। मैंने कहा, मतलब हमने इस प्रेत को अभी तक बांधा नहीं। गुरुजी बोले, नहीं, क्योंकि उसे अब शरीर मिल चुका है, इसीलिए वह बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। अब संत राजनाथ जी आकर ही कुछ कर सकते हैं। हमें उनके आने तक अपना बचाव खुद ही करना होगा। इन बातों को सुनकर प्रोफेसर कृष्णन अय्यर रोने लगे। सब मेरी गलती है। उनके इस तरह से बोलने पर सभी उनकी तरफ देखने लगे। मेरे को शक था कि जरूर कुछ गड़बड़ है, वरना यह यहां नहीं आते। हम तीनों लोग प्रोफेसर कृष्णन अय्यर की तरफ आगे की बात सुनने के लिए देख रहे थे। काश मैंने अपने बेटे का साथ ना दिया होता तो आज ये सब ना होता। इस कॉलेज में मैं प्रोफेसर के तौर पर ही था, लेकिन मेरा जो सम्मान था वो शायद प्रिंसिपल या मैनेजर से कम नहीं था, और होता भी क्यों ना। मैंने इस कॉलेज को आगे बढ़ाने में इतनी सहायता की थी, लेकिन मेरे बेटे ने मेरे इस ओहदे का गलत फायदा उठाया। अमित, मेरा बेटा, उसमें शायद बहुत घमंड आ गया था कि उसके पापा की इतनी इज्जत है इस कॉलेज में। तन्वी, जो कि विज्ञान वर्ग के बीएससी प्रथम वर्ष की एक स्टूडेंट थी, वह लड़की थोड़ी शरीर से कमजोर थी, लेकिन दिमाग की बहुत होशियार। स्कूल के समय में भी वह ज्यादातर बीमार ही रहती थी, लेकिन फिर भी परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाती थी। वह जब इस कॉलेज में आई तो हम सबने उसे फ्री में ही आगे की पढ़ाई के लिए बोला। मेरा बेटा, जो कि तन्वी का सीनियर था, उसने मेरे इस कॉलेज में होने का गलत फायदा उठाया। वो ड्रग तस्करी करने लगा था, वो भी कॉलेज के बच्चों को। इस बात की भनक मुझे लगी थी और मैंने अपनी बेटे को समझाया भी था, लेकिन वह बड़े बड़े ड्रग्स माफिया के बीच फंस चुका था। अगर मेरा बेटा यह काम छोड़ता तो वह लोग उसे मार सकते थे। मैंने अपने बेटे से बहुत बार कहा कि हम पुलिस की मदद लेंगे, लेकिन मेरा बेटा भी यही कहता रहा कि पुलिस इसमें शामिल है। अमित लगभग 1.5 साल से इस काम में था। ये मुझे बहुत बाद में पता चला था, जब तन्वी ने मेरे बेटे को रंगे हाथ पकड़ा था। तन्वी कॉलेज की हॉस्टल में ही थी। उसने 2-3 बार मेरे बेटे को कुछ अमीर घर के लड़कों से मिलते हुए देखा था। तन्वी को लगा होगा कि अमित खुद भी बड़े घर से है, इसलिए इन लड़कों से मिलता जुलता है। लेकिन एक बार उसकी नज़र कार में बैठे लड़कों पर पड़ी, जो कि नशे में धुत थे, और उनमें एक मेरा बेटा अमित भी था। वह लड़की समझदार थी, इसलिए उसने मुझे इस बारे में अकेले में ही बताया। हर तीसरे चौथे दिन वह मेरे बेटे को इस हालत में देखती थी। बात हद से आगे तब बढ़ी जब मेरे बेटे के क्लास का प्रैक्टिकल था। 3 ग्रुप केमिस्ट्री लैब के अंदर थे। तन्वी उस समय केमिस्ट्री लैब से अपना लैब कोट वापस लेने गई थी। तब उसने देखा कि मेरे बेटे अमित ने मेज की एक ड्राल में ड्रग्स की कुछ थैलियां रख दी हैं। तन्वी जब बाहर आई तो उसने खिड़की से झांक के देखा तो 3 लड़कों ने वह थैली उठाई और वहां से बिना प्रैक्टिकल किए ही बाहर आ गए। तन्वी ने उनका पीछा किया तो पाया कि वे तीनों लड़के कैंटीन के पीछे एक बंद पड़े रूम में नशा सूंघ रहे हैं। वह वहां से भागी, लेकिन उसके हाथ से बाहर पड़ा कबाड़ इधर उधर गिर गया। अंदर तीनों लड़के सावधान हो गए और उनमें से एक ने तन्वी को देख लिया था, लेकिन तन्वी वहां से भाग गई थी। कुछ दिनों बाद उन तीनों लड़कों में से एक की अचानक मौत हो गई। उस समय कॉलेज में सनसनी मच गई। आनन फानन में जब उस लड़के को अस्पताल ले जाया गया तो वहां पता चला कि इसकी मौत ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हुई है।
ये बात सुनकर जो टीचर अस्पताल गए थे वह हैरान रह गए। वहां जो 4 टीचर्स गए थे उनमें से एक मैं भी था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ड्रग्स कॉलेज में बेचता है। मेरा शक मेरे बेटे पर था कि कहीं वही तो कॉलेज में ड्रग्स सप्लाई नहीं करता था। उस लड़के के घर वालों को फोन किया गया जो कि तमिलनाडु के एक गांव के रहने वाले थे। इधर कॉलेज में चिंता बढ़ चुकी थी क्योंकि मीडिया में कॉलेज का नाम जाने से कॉलेज की इमेज खराब हो सकती थी। उस लड़के की लाश को अस्पताल में रखकर जब सारे टीचर स्टाफ रूम में इकट्ठा हुए, हमने उस लकड़े के रूममेट से बात की तो उसने सारी सच्चाई उगल दी कि इन ड्रग्स के पीछे मेरा बेटा है। उस वक्त मैं खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहा था। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे कि अपनी सफाई में मैं क्या कहूँ। मेरे लड़के को स्टाफ रूम में बुलाकर उसको बहुत उल्टा सीधा सुनाया गया। चूंकि मेरी इज्जत बहुत थी उस कॉलेज में और अगर ड्रग्स की बात बाहर तक जाती तो कॉलेज की बदनामी का डर था, इसीलिए मैनेजर ने उस लड़के के रूममेट से बातचीत करके मैटर को क्लोज करना चाहा। इसके लिए उस लकड़े को धमकी दी गई कि अगर उसने ड्रग्स वाली बात किसी को भी बताई तो उसके घर तक यह बात पहुंचा दी जाएगी और उसे सेमेस्टर में फेल कर दिया जाएगा, जिससे उसका करियर खराब हो जाएगा। दूसरी तरफ उसे कुछ पैसे दिए गए मुंह बंद रखने के लिए। उस रूममेट को अच्छे से समझा दिया गया कि अगर कोई भी कॉलेज में पूछे कि किस वजह से उसकी मौत हुई तो तुम्हें सबको यही बताना है कि उसकी 2 दिन से अचानक तबीयत खराब हो गई थी। तेज दिमाग की बुखार की वजह से उसकी मौत हो गई थी। यह सारी बातें हमने स्टाफ रूम में की थी, जहां सिर्फ मैं, मेरा बेटा, मैनेजर और एक लेडी टीचर मौजूद थी। लेकिन वहां कोई और भी था जो हमारी बातें सुन रहा था और वह थी तन्वी। उस वक्त तक किसी को नहीं पता था कि ये बात बाहर जा चुकी है। हमारी इन बातों से नाराज तन्वी ने मेरे बेटे अमित कृष्णन के खिलाफ सबूत जुटाने इकट्ठे कर दिए थे। इस बात की भनक मुझे लग चुकी थी। इस बारे में मैंने अपने बेटे से बात की कि वह ये काम छोड़ दे, नहीं तो वह परेशानी में आ जाएगा, लेकिन मेरे बेटे ने मेरी एक भी नहीं सुनी। एक दिन मैंने तन्वी से बात की कि वह मेरे बेटे का पीछा करना छोड़ दें, लेकिन जैसा मैंने बताया कि तन्वी दिल की साफ और बहुत अच्छी लड़की थी, वह नाइंसाफी नहीं देख सकती थी। उसने मुंह से साफ कह दिया, सर ये कोई छोटी बात नहीं है, आज एक बच्चे की मौत हुई है, धीरे धीरे यह सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। मैं आपकी बात मानकर चुप भी रहूं, लेकिन उससे क्या फायदा होगा। आप अपने बेटे को तो रोक नहीं पाए और आप मुझे रोकने के लिए आ गए। उसकी बात भी ठीक थी, मैं अपने बेटे पर लगाम नहीं लगा पाया था, लेकिन मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। मैंने तन्वी से बहुत मिन्नतें की कि वह प्लीज इस बारे में किसी को भी ना बताएं, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि वह मेरे बेटे को बेनकाब करके ही शांत बैठेगी। मैंने उससे इस कॉलेज की बदनामी की बात भी बोली तो भी उसका यही कहना था कि इस कॉलेज की इज्जत से ज्यादा किसी की जान की कीमत है। तन्वी और मेरी यह बातें मेरा बेटा सुन चुका था, लेकिन अमित तन्वी को पहचानता नहीं था कि वह कौन लड़की है जो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। जब मैं कॉलेज से अपने घर गया तो मेरा बेटा मेरे पीछे पड़ गया कि मुझे बताओ, आखिर कौन थी वह लड़की जो मुझे फंसाना चाहती है। मैं अपने बेटे को तन्वी का नाम नहीं बताना चाहता था, लेकिन मेरे सामने वह मंजर आने लगा था जब मेरे बेटे को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। मेरी इज्जत खाक में मिल रही है और साथ में कॉलेज के भी। बस इसी डर ने मेरा मुंह खोल दिया और मैंने तन्वी का नाम बता दिया। यही मेरी बहुत बड़ी भूल थी। काश उस वक्त मैंने अपने बेटे का साथ ना दिया होता तो आज तन्वी हमारे बीच होती और मेरा बेटा भी सुधर गया होता। मेरा बेटा आज मेरे साथ ही होता। इतना कहते कहते प्रोफेसर कृष्णन अय्यर रोने लगे। आरोही के पिता ने प्रोफेसर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखिए हम आपकी हालत समझ सकते हैं। तभी केमिस्ट्री लैब अंदर से जोरों से सामान की गिरने की आवाज आने लगी, मानो उस कमरे में कोई तूफान आया हो। सुबह होने को थी। गुरुजी ने जल्दी से सबको रेलवे स्टेशन के पास हनुमान मंदिर में चलने के लिए कहा। वे सभी लोग कॉलेज से तुरंत मंदिर के लिए निकल गए।
मंदिर पहुंचकर सभी ने थोड़ी देर आराम किया। गुरुजी ने मंदिर के पुजारी के कक्ष में पनाह ली। वह सब साथ बैठकर अब संत राजनाथ जी और आकाश का इंतजार कर रहे थे। मैंने जिज्ञासा से पूछा, आरोही के अंदर तन्वी की जो आत्मा है उसे आपके बेटे ने ही मारा था? प्रोफेसर कृष्णन अय्यर बोले, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा इस हद तक चला जाएगा। जब मैंने उसे तन्वी का नाम बताया तो मेरे बेटे ने तन्वी को परेशान करना शुरू कर दिया। मेरे बेटे ने तन्वी को धमकी भी दी थी कि वह सबूतों को मिटा दें और अगर ऐसा नहीं करती है तो उसका वह हाल करेगा जो वह कभी सोच भी नहीं सकती। तन्वी इन धमकियों से डरने वाली नहीं थी। तन्वी ने ड्रग्स बच्चों को देते हुए अमित की फोटो खींची थी। यही नहीं, उसके पास 1-2 फोटो लड़कियों की भी थी जो कि आपत्तिजनक हालत में थी। अगर फोटो बाहर चली जाती तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाते। तन्वी ने उन फोटो को अपनी इसी डायरी में छुपा रखा था जो आपके पास है। जब मेरे बेटे को फोटो के बारे में पता चला तो उसने तन्वी के रूम में जाकर सारा सामान इधर उधर किया, लेकिन उसे वह फोटो नहीं मिली। 1-2 दिन बाद अमित केमिस्ट्री लैब में ड्रग्स की थैलियां रखने आया था, लेकिन तभी उसकी नजर तन्वी की डायरी पर पड़ी। तन्वी का नाम सुनकर ही उसे गुस्सा आता था। तन्वी की डायरी देखकर उसने तन्वी की डायरी को दीवार पर दे मारा तो उसमें से फोटोज बाहर निकल आई। अपनी इतनी सारी फोटो देखकर उसका खून खोलने लगा था। दूसरी ओर तन्वी जब अपने रूम में गई तो सामान इधर उधर पड़ा देखकर उसने अपनी रूममेट से पूछा कि यहां क्या हुआ था। उसकी रूममेट ने सारी बातें बता दी कि अमित यहां कुछ फोटो ढूंढने आया था। ना मिलने पर वह गुस्से में वापस चला गया। तभी तन्वी को ध्यान आया कि वह डायरी केमिस्ट्री लैब में ही भूल कर आ गई है। वह जल्दी से भागी ताकि किसी और के हाथ में डायरी ना लग जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तन्वी जब केमिस्ट्री लैब पहुंची तो उन फोटोज को अमित के हाथ में देखा। उसने तन्वी को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। वहां उन दोनों की बहस हुई थी, जिसके बाद अमित ने तन्वी के सिर पर कांच की बोतल मार दी और ऑक्सीजन सिलेंडर खोल दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर नीचे से माचिस की तिल्ली जलाकर के अंदर की ओर फेंक दिया। उस समय कॉरिडोर में सिर्फ 2 रूम थे, वह भी स्पोर्ट्स के सामान रखने के। जब चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी, आग की लपटें उठने लगी, तब पूरे कॉलेज में हाहाकार मच गई। हम तन्वी को बचा नहीं पाए। अखबार, टीवी चैनल, सब जगह यह बात आ गई थी, लेकिन हमने जैसे तैसे करके इस बात को काफी हद तक दबा दिया था। 2-3 दिन बाद मेरे बेटे ने मुझे यह सारी घटना अपने मुंह से बताई। मुझे बहुत गुस्सा आया। उस वक्त मेरा दिल ने कहा कि मैं अपने बेटे को सजा दिलवा दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जिसे जाना था वह तो चला गया। अब मैं अपने बेटे की जिंदगी क्यों खराब करूं? लेकिन हम तन्वी की आत्मा को नहीं रोक पाए। तन्वी की मौत पर हमने उसके घर वालों को मुआवजा दिया था, इसलिए उन्होंने भी ज्यादा केस में घुसने की कोशिश नहीं की। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे बेटे का ड्रग्स बेचना खत्म नहीं हुआ था। जब तन्वी की मौत का सच मैनेजर और उस लेडी टीचर सुमन लता को पता चला तो उन्होंने मुझसे मेरे बेटे को इस कॉलेज से निकालने की बात कही। अब मैं भी मजबूर था, इसीलिए मैंने अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। तन्वी की मौत के 2 महीने बाद कॉलेज में उस केमिस्ट्री लैब को फिर से ठीक कराया गया। उसमें फिर से प्रैक्टिकल्स शुरू हो गए, लेकिन इस बार वहां कुछ अजीब अजीब चीजें होने लगी। बर्नर का अपने आप जल जाना, लिटमस पेपर पर बिना कोई रसायन डाले उसका रंग बदल जाना और भी कई सारी हरकतें जो कि प्राकृतिक नहीं थीं। बात उस वक्त ज्यादा बढ़ी जब हमारी लेडी टीचर सुमनलता, जो कि केमिस्ट्री लैब की देखरेख करती थी, उनकी डेड बॉडी वहां मिली, वो भी जली हुई हालत में। उनके आसपास कहीं भी कोई दूसरी चीज जली नहीं थी, सिर्फ उनका शरीर जला हुआ मिला था। यह बात तब की है जब कॉलेज बंद हो चुके थे, लेकिन टीचर्स 3 दिन बाद अपने अपने घर जाने वाले थे। यह मामला सिर्फ स्टाफ के लोगों तक ही रहा। कॉलेज के बच्चों को इसका कुछ पता नहीं चल पाया। सुमन लता अकेली रहती थी, उनका कोई रिश्तेदार भी यहाँ नहीं था, इसीलिए उनके बारे में यह बात किसी को पता ही नहीं चल पाई। मैंने पूछा, लेकिन उसने सुमन लता मैम को क्यों मारा होगा? प्रोफेसर ने कहा,
क्योंकि वह मेरे बेटे का राज जानती थी और उन्होंने इस बात को छुपाने में हमारी मदद की थी। एक बार जब मैनेजर की जान खतरे में आ गई, उस दिन हमें पता चला यह सब उसकी आत्मा कर रही है। मैनेजर अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहे थे, तभी उन्हें ऐसा लगा कि किसी से उन्हें धक्का दिया। उनका मुंह मेज पर जा लगा। जब वो पीछे देखने के लिए उठे, तब उन्होंने तन्वी का वही जला चेहरा देखा और वहां से बुरी तरह बाहर की ओर भागे। जब घटनाएं थमी नहीं तो हमने एक तांत्रिक से मदद ली। उस तांत्रिक ने अपनी क्रियाविधि के द्वारा तन्वी की आत्मा को उसी केमिस्ट्री लैब में बंद कर दिया। आरोही के पिता ने पूछा, बंद क्यों? क्या उसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता था? वो बोले, किया जा सकता था, लेकिन उसके लिए तन्वी की आत्मा को पहले किसी जिंदा इंसान के शरीर में प्रवेश कराना पड़ता। इसके लिए उस इंसान को बहुत खतरा हो सकता था जिसके शरीर में वह आत्मा प्रवेश करती। आप आरोही को ही देख लीजिए, और हम नहीं चाहते थे कि हम किसी की जान को खतरे में डालें। पता नहीं इस कॉलेज की उस केमिस्ट्री लैब को किसने खोल दिया, जबकि हमने यहाँ के मैनेजर और प्रिंसिपल दोनों से कह दिया था कि यह लैब कभी नहीं खुलनी चाहिए। सुबह के 9 बज चुके थे। आरोही के पिता ने सोचा कि वह बाहर से खाने के लिए कुछ लेकर आ जाए, लेकिन गुरुजी ने उन्हें मना कर दिया कि जब तक संत राजनाथ जी यहाँ नहीं पहुँचते हैं हम कहीं नहीं जाएंगे। वह मंदिर ज्यादा बड़ा मंदिर नहीं था। सुबह के वक्त 2-4 लोग ही दर्शन के लिए आते थे। ज्यादातर वह सुनसान ही रहता था। ऐसा में आरोही के पिता का अकेले बाहर जाना सही नहीं था। आरोही के पिता बोले, अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा। वह आत्मा मेरा कुछ नहीं करेगी। वो उन्हीं से बदला लेगी ना जिसने उन्हें मारा था या उनका साथ दिया था। वहां मौजूद सभी लोगों ने सोचा कि बात तो ठीक है, लेकिन गुरुजी के मन में कुछ शंका थी, इसलिए वह बोल पड़े, बेटा कुछ नहीं पता, कहीं वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा दे। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं बस जल्दी से जाकर वापस आता हूं। आरोही के पिता बोले और चल दिए। आरोही के पिता ने 2 बिस्कुट के पैकेट लिए और वापस मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर से कुछ कदम पहले ही उन्होंने अपनी बेटी आरोही को देखा। आरोही सिसकारियां लेकर रो रही थी। आरोही के पिता अपनी बेटी के पास गए। आरोही की हालत देखकर वह रोने लगे और आरोही को गले से लगा लिया। आरोही भी पापा पापा कहकर रोने लगी। पापा आप कहाँ चले गए थे? मैं बहुत परेशानी में हूं पापा, मुझे बचा लीजिए। आरोही लगातार रोए जा रही थी। बेटा तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल आजा मेरे साथ चल, हम पास वाले मंदिर में हैं। आरोही बोली, मंदिर में क्यों? नहीं, मुझे घर जाना है, आप सब घर चलो। आरोही के पिता ने आरोही को समझाया, बेटा अंदर कुछ लोग हैं जो इस समय खतरे में हैं। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते और मैं तुम्हें भी सलामत चाहता हूं। मैं अंदर ठहरे लोगों के लिए बिस्कुट लेने गया था, उन्हें देख कर आता हूं, फिर हम घर चलेंगे। आरोही बोली, लेकिन पापा आप प्रोफेसर को बाहर ही बुला लीजिए ना, बाहर बुलाकर उनको बिस्कुट दे देना। आरोही के पिता बोले, ठीक है बेटा, मैं उन्हें आवाज तो लगा लूं, और मंदिर की ओर जाने लगे। उसी समय आरोही के पिता के मन में ख्याल आया कि आरोही को कैसे पता कि इस मंदिर के अंदर प्रोफेसर है। मैंने तो आरोही से प्रोफेसर या किसी के भी होने का कोई जिक्र नहीं किया। आरोही के पिता को समझते हुए देर न लगी कि आत्मा अभी भी आरोही के अंदर ही है और वह प्रोफेसर का इंतजार कर रही है। आरोही के पिता ने अपनी चाल को तेज कर दिया था। जब वह मंदिर के अंदर पहुंचे तो पसीना पसीना हो रहे थे। उन्हें इस तरह घबराता हुआ देख मैंने उनकी इस हालत का कारण पूछा। वो बोले, बाहर आरोही है। मैंने उत्साहित होकर कहा, क्या? वह ठीक तो है ना अंकल? और बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन आरोही के पिता ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे रोका। गुरुजी, जो कि लगातार मंत्रों का जाप कर रहे थे और इन सब लोगों की सुरक्षा किए हुए थे, वह बोले, वह सिर्फ आरोही का शरीर है, आत्मा अभी भी तन्वी की है। आरोही के पिता बोले, जी गुरुजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वह बाहर प्रोफेसर का इंतजार कर रही है। आरोही के पिता ने अपने साथ हुई घटना के बारे में वहां मौजूद लोगों को बताया। आरोही के पिता बार बार आकाश को फोन कर रहे थे कि वे लोग कब तक यहां पहुंचेंगे।
यह सब बातें सुनकर प्रोफेसर की हालत खराब हो रही थी। तभी आरोही के मां की रोने की आवाज आने लगी। आरोही के पिता ने बाहर झांका तो देखा कि आरोही की मां ने अपने दोनों हाथ जोड़ रखे हैं और रो रही है। आरोही के पिता ने कहा, वहां मत खड़ी रहो, अंदर आ जाओ। गुस्से में आरोही की मां ने कहा, नहीं, आप बाहर आइए, वो भी प्रोफेसर को लेकर। आरोही के पिता गुस्से में आरोही की मां का हाथ पकड़कर अंदर लाने लगे। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? आरोही की मां ने आरोही के पिता का हाथ झटका और कहा, पागल तो आप हो गए हैं जो किसी गैर के लिए अपनी बेटी की जान को खतरे में डाले हुए हैं। फालतू की बातें मत करो और अंदर चलो मेरे साथ। आरोही के पिता उसकी मां से जिद कर रहे थे। आरोही की मां ने कहा, आप उस प्रोफेसर को इस आत्मा को दे दो तो वह हमारी लड़की को छोड़ देगी, उसने मुझसे वादा किया है। लेकिन आरोही के पिता लगातार आरोही की मां को समझा रहे थे कि वह महज धोखा कर रही है। आरोही की मां अपनी बेटी के प्यार में अंधी होकर आत्मा की बातों में आ गई थी। उसने आरोही की मां से कहा था कि वह तुम्हारी लड़की के शरीर के अंदर से निकल जाएगी अगर प्रोफेसर को उसके हवाले कर दे। जब आरोही के माता पिता बहुत देर तक आपस में बहस करते हैं तो तन्वी अपना असली रूप दिखाती है। अचानक तेज हवा चलने लगती है, जैसे कोई तूफान आया हो। आरोही के पिता उसकी मां को अंदर ले जाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक जिद थी। काफी देर के तूफान के बाद जब सब थमता है तो एक हंसी चारों तरफ से सुनाई देती है। एक भयंकर हंसी जो सभी के मन में खौफ पैदा कर रही थी। आरोही के पिता को एक चरर चरर जैसी आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज उनके ऊपर से आ रही थी। जब उन्होंने ऊपर की ओर गर्दन करके देखा तो वह एकदम डर गए। ऊपर और कोई नहीं बल्कि आरोही ही थी, जो बेहद खतरनाक रूप लिए पेड़ की डाली पर बैठे झूल रही थी। आरोही की मां ने भी ऊपर की ओर देखा तो वह भी सहम गई। कहने लगी, आरोही बेटा वहां क्या कर रही है? नीचे आजा मेरे बच्ची। नहीं आऊंगी, मुझे वह प्रोफेसर लाकर दो वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। आरोही की आवाज में भारीपन था, क्योंकि वह आवाज आरोही की नहीं, तन्वी की गुस्से से भरी आवाज थी। आरोही की मां आरोही के आगे गिड़गिड़ा रही थी, ये कैसी बातें कर रही है बेटी? मैं तेरी मां हूं, तू मुझे क्यों मारेगी? और बस एक झटके में ही आरोही उसकी मां के सामने थी। जितनी तेजी से वह वहां से कूद कर आई, उसे देखकर आरोही के पिता भी डर गए और उन्होंने आरोही की मां का हाथ छोड़ दिया और पीछे की तरफ हट गए। आरोही ने अपनी मां का गला पकड़ लिया और ऊपर की ओर उठाने लगी। आरोही के पिता ने आरोही का हाथ पकड़ना चाहा तो आरोही ने अपने पिता को भी धक्का दे दिया। उनका सिर एक पेड़ से जा लगा और वह वहीं बेहोश हो गए। मैं, प्रोफेसर और गुरुजी यह सब कुछ मंदिर के अंदर से ही देख रहे थे, लेकिन हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह बाहर आकर आरोही के माता पिता को बचाएं। ये सब दृश्य देखकर प्रोफेसर की तो जान ही निकली जा रही थी। वह समझ चुका था तन्वी अब उसे नहीं छोड़ेगी। आखिर कब तक इस मंदिर में छुपा रहता? लेकिन ऊपर वाले की कृपा तो देखो। उसी समय आकाश संत राजनाथ जी को लेकर उसी हनुमान के मंदिर पहुंच गया जहां यह सब लोग छुपे हुए थे। संत राजनाथ जी के आते ही आसमान से एक दिव्य रोशनी आरोही के ऊपर पड़ने लगी। आरोही का शरीर इस तरह से तड़पने लगा मानो उस पर कोई तेजाब डाल रहा हो। उसने आरोही की मां की गर्दन को छोड़ दिया और उसके हाथ पैर जकड़ने लगे। चंद सेकंड में ही आरोही बेहोश होकर नीचे गिर गई। संत राजनाथ जी को देखकर गुरुजी और बाकी के लोग मंदिर से बाहर आए और उन्हें प्रणाम किया। संत राजनाथ जी ने कहा कि इसे हमें उसी केमिस्ट्री लैब में लेकर जाना होगा, वही इसका अंत होगा। तन्वी की कोई भी चीज अगर इस कॉलेज में आज भी बची है तो उसे नष्ट करना बहुत आवश्यक है। उसका दाह संस्कार भले ही रीति रिवाज से किया गया हो, लेकिन उसकी अकाल मृत्यु हुई है, और एक ऐसी अकाल मृत्यु जिसकी इच्छा रह गई थी, और वह भी बहुत मजबूत इच्छा। गुरुजी ने पूछा, इसका मतलब हमें कॉलेज वापस जाना पड़ेगा? संत राजनाथ जी बोले, हाँ, इसका अंत उसी केमिस्ट्री लैब में है। प्रोफेसर ने कहा, लेकिन अभी तो कॉलेज खुला है। हम अगर इस तरह का कोई काम वहां करते हैं तो हमारे खिलाफ कार्यवाही हो सकती है,
कि कॉलेज में इस तरह की हरकतें करना ठीक नहीं है। संत राजनाथ जी ने पूछा, कॉलेज लगभग कितने बजे तक बंद हो जाता है? प्रोफेसर ने उत्तर दिया, 3 बजे तक। संत राजनाथ जी बोले, ठीक है, तब तक जो सामग्री मुझे चाहिए वह ला कर दो। 7 मंदिरों की मिट्टी और गंगा जल। कॉलेज में अगर इसका कोई भी नाम निशान है, चाहे वह एक कागज ही क्यों ना हो, वहां जाकर इकट्ठा करो, तब तक कॉलेज भी समाप्त हो जाएगा और मैं आरोही को लेकर कॉलेज पहुंच जाऊंगा। गुरुजी ने उत्तर दिया, ठीक है, हम जल्दी इन सब का इंतजाम करते हैं। गुरुजी के साथ आकाश और मैं अपने काम पर लग गए। आरोही के पिता वही संत राजनाथ जी के साथ हनुमान जी के मंदिर में थे। प्रोफेसर कॉलेज में जाकर तन्वी के पुराने कागज जैसे एडमिशन फॉर्म, उसकी कोई मार्कशीट या अन्य कोई प्रमाण पत्र ढूंढने लगे। कुछ ही देर में कॉलेज समाप्त हो गया। सभी लोग कॉलेज पहुंचे और केमिस्ट्री लैब के अंदर तन्वी की आत्मा को नष्ट करने की विधि शुरू कर दी। गुरुजी ने 7 मंदिरों की मिट्टी को आपस में मिला दिया। गंगा जल को उस मिट्टी में मिलाकर एक अग्निकुंड तैयार किया। आरोही के पिता तन्वी की डायरी भी ले आए थे, जो आरोही को इस लैब से मिली थी, क्योंकि सारी मुसीबत की जड़ यह डायरी ही थी। जब से यह डायरी आरोही के पास आई थी, तब से तन्वी की आत्मा ने उसके अंदर वास कर लिया था। प्रोफेसर को तन्वी का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिला था। संत राजनाथ जी ने इन चीजों पर अपने मंत्र पढ़कर एक एक करके उन्हें जलाना आरंभ किया। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन जैसे ही वह डायरी अग्निकुंड में गई, मानो उस लैब में भूचाल सा आ गया। सारा सामान अपने आप गिरने लगा। आरोही के शरीर से तन्वी की आत्मा निकलने लगी और एक भयंकर रूप धारण कर लिया। वह किसी राक्षस से कम नहीं लग रही थी। उसे देखकर उस कमरे में मौजूद सभी लोग डर गए। कमरा अंदर से बंद था। संत राजनाथ जी ने बोला, तुम लोगों में से कोई भी डरना मत, ये कुछ नहीं कर सकती। ये सिर्फ अपना रूप दिखाकर तुम्हें दशहत में डालना चाह रही है। इसकी तरफ से नजर हटा लो, कोई भी इसकी तरफ मत देखना। अगर किसी ने भी इसकी तरफ देखा तो यह उसके शरीर में जा सकती है। सभी ने अपनी आंखें बंद करके मुंह घुमा लिए। मन ही मन सब भगवान को याद कर रहे थे। संत राजनाथ जी लगातार मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। तभी धीरे धीरे उस केमिस्ट्री लैब की एक एक उपकरण, एक एक सामान अपने आप आकर उस अग्निकुंड में जाकर गायब हो जाता। कुछ ही मिनटों में वह पूरी केमिस्ट्री लैब खाली हो गई। संत राजनाथ जी एकदम उठे और सभी को बाहर की ओर चलने का इशारा किया। सभी लोग बाहर चले गए और एक बम धमाके जैसी आवाज के साथ उस कमरे में कोई धमाका हुआ। थोड़ी देर के बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो संत राजनाथ ने लैब को खोलकर देखा तो पूरी तरह से खाली थी। वहां कुछ भी नहीं था। अब सब कुछ ठीक हो गया था। तन्वी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन इस दुनिया ने उसकी आत्मा को दुष्ट बना दिया था। वह हमेशा से इंसाफ पसंद करने वाली लड़की रही थी। यदि ऐसा ना होता तो कभी उसकी आत्मा बदला लेने के लिए नहीं भटकती। प्रोफेसर बोले, सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। संत राजनाथ जी बोले, तुम मेरे गुनहगार नहीं हो, मुझसे माफी क्यों मांगते हो? प्रोफेसर बोले, मैं अपनी गलती का पश्चाताप जरूर करूंगा। उस समय सभी लोग अपने अपने घर चले गए। प्रोफेसर ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। उन्हें सारी सच्चाई बता दी कि किस तरह से उन्होंने एक गलत बेटे का साथ दिया। उसे बचाने के लिए कैसे 2 लोगों की जान चली गई। आरोही की हालत पहले से बेहतर थी। वह धीरे धीरे अपनी हालत में सुधार ला रही थी, लेकिन वह बहुत उदास रहने लगी थी। उसे अब दोस्तों के साथ रहना भी पसंद नहीं था। कॉलेज खत्म होने के बाद आरोही चेन्नई से कहां गई, उसने आगे की पढ़ाई कहां की, किसी को भी नहीं पता। तो अर्शिका, ये थी मेरी पिछले साल 4 साल में बीती हुई पूरी कहानी। आरोही के बिना मेरा मन नहीं लग रहा है। न जाने हमारी वो खिलखिलाने वाली आरोही कहां गायब हो गई। इसीलिए मैं तुम्हें उदास लग रहा हूं। मैं यानी अर्शिका, मैंने अपने कजिन ईशान से कहा। अच्छा, तो तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ? शान बोला, हाँ, मैं तब से आरोही से नहीं मिला हूं। मुझे आज भी उसकी याद आती है। काश एक बार मैं उसे बस देख पाता कि वह कहाँ है और कैसी है। मैंने कहा, चलो चलकर खाना खा लेते हैं, ऐसे उदास बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। ईशान बोला, हाँ चलो, तुम सही कह रही हो।
खाना शुरू हो चुका था। सभी लोग खाना खा रहे थे। ईशान ने अपनी प्लेट में 2 पूड़ी, थोड़े से छोले की सब्जी और सलाद रखी और एक कमरे में एकांत में बैठकर खाने के लिए चला गया। खाना खाते खाते ईशान को फंदा लगा। वह खांसने लगा। जैसे ही वह पानी लेने के लिए दरवाजे पर गया, अपने सामने आरोही को खड़ा देख वह हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वह आरोही है। आरोही इतने समय बाद उसके सामने खड़ी है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? आरोही के कंधे पर हाथ रखते हुए मैंने कहा। ईशान बोला, तुम वाकई में मेरी असली रिश्तेदार हो रशिका, लेकिन तुम्हें आरोही कहां से मिली? मैंने कहा, यह मैडम पापा के पास काउंसलिंग के लिए आई थी और आरोही ने पापा के ऑफिस में फैमिली फोटो देखी। उसमें तुम्हारा फोटो भी था, बस वहीं से आरोही ने भी तुम्हें ढूंढ लिया। ईशान की भूख तो खत्म हो चुकी थी। ईशान और आरोही टेरेस पर बातें करने के लिए चले गए। इस तरह उनकी जिंदगी सही पटरी पर आगे बढ़ने लगी। तो साथियों, आज की हमारी ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और मैं यहां पर धन्यवाद देना चाहूंगा रिहाना प्रवीण का, जिन्होंने आपके लिए ये स्टोरी तैयार की है। साथियों, लेखन कला में रिहाना प्रवीण जी का कार्य उत्कृष्ट स्तर का है। उनकी लिखी हुई कई कहानियां और भी आपको मिलती रहेगी और मुझे पूरा यकीन है कि ये स्टोरी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सबसे आखिर तक कहानी को सुन रहे होते हैं, लेकिन अगर आप आखिर तक कहानी को सुन रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, हम हैं मिस्टर एक्स की लॉयल फैमिली जो आखिर तक सुनते हैं पूरी स्टोरी। इससे मैं समझ जाऊंगा कि आपने आखिर तक कहानी सुनी है और आपका नाम नेक्स्ट स्टोरी में आएगा। तो चलिए अब हम अपने कुछ लॉयल फैमिली मेंबर्स के नाम ले लेते हैं। शुभेंदु सिन्हा, शकुंतला मुंबई, सुमन राजस्थान, अवनीत सिंह जालंधर, प्रीति शर्मा गुजरात, सुमित दास ओडिशा, पूनम जैन परिधिराज छत्तीसगढ़, फारूक संगरूर, राखी शर्मा जयपुर, शिव खरे लांजी बालाघाट, असरफ हुसैन नेपाल, अर्जुन अमृता सिंह उत्तराखंड, इस्लाम अंसारी नेपाल, रमेश कुमार अमृतसर, दीपांकर खटुआ बंबई, तौसिफ अली बेंगलोर, मनोज कुमार शाहदरा, विनोद विशाखापट्टनम, पवन शार्क जयपुर, स्वाति देशमाने, अपर्णा बंबई। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।